हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, बेली जिया जुए ने अपनी हरकतें रोक दी और उसे सार्थक रूप से देखा। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी उंगलियां उसकी लंबी टांगों पर फिसल रही थीं। तदनुसार उसने उसके पैरों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया और अपने होंठ उसके होठों पर टिका दिए। उसकी आवाज भारी और थोड़ी शरारती थी। इस तरह का कमरा तुम्हारे मूड के लिए बेहतर है ना? उसका लहजा उसके इरादों को बयां कर रहा था। वह अपने शिकार के साथ खेलती हुई बिल्ली की तरह था। उसे अपने शिकार को मारने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह उसे धीरे धीरे कुतर रहा था, उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए सही स्थिति की तलाश कर रहा था। हालांकि हेलियन वेई वेई के लिए उस गर्मी को नजरअंदाज करना मुश्किल था जो उस पर हावी हो रही थी। केवल कपड़ों के बीच के फासले के साथ उसकी उंगलियां उसकी जांघों की कोमलता पर रगड़ रही थीं। उसकी आंखें एक कामुक कामुकता से भरी थीं। हेलियन वेई वेई ने अपने पतले होंठ काट लिए। वह उसका हाथ हटाना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर की गर्माहट उसे संवेदनशील बना रही थी। अपना मुंह खोलो, बेली जिया जुए अचानक बोला। उसका लहजा अधिकारपूर्ण और ठंडा था। वह नहीं जानता था कि उसकी धीमी, सुरीली और चुंबकीय आवाज युवा लड़कियों के दिलों को भटका सकती है। वैसे भी उसने कभी परवाह नहीं की। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठंडे, सुंदर लेकिन थके हुए व्यवहार के पीछे उत्तेजित करने का इरादा छिपा था। वेई वेई को लगा कि उसके कान सुन्न हो गए हैं। वह रुकी, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई गई। बेली जिया जुए के होंठ पहले से ही फिर से उसके होठों पर थे। उसके होठों पर वजन न तो हल्का था और न ही भारी। ये गर्म था और साथ ही सांसों का एक सैलाब भीतर आ रहा था। हर सांस बेली जिया जुए की सुगंध से भरी थी। इसमें खून और चंदन की हल्की गंध थी, जो मिलकर ठंडी और तीव्र लग रही थी। बेली जिया जुए द्वारा इस तरह गले लगाए जाने से हिलियन वेई वेई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल धड़क रहा था और उसे लगा कि वह जल्द ही घुटने टेक देगी। बेली जिया जुए हिलियन वेई वेई के भाव नहीं देख सकता था, लेकिन वह उसकी थरथराहट और उसकी अनियमित सांसों को महसूस कर सकता था। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। वह भाग नहीं सकती थी और उसका कमजोर संघर्ष बेकार था। यही तरीका होना चाहिए था। बेली जिया जुए के होंठ थोड़े मुड़ गए। उसने सोचा था कि एक बार जब वह प्राप्त कर लेगा जो वह चाहता है, तो अंततः उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह उसे विशेष रूप से नया और रोमांचक क्यों लग रहा था। यह उसके द्वारा किए गए किसी भी काम से अलग था। उसने उसे और अधिक जोर से काटने की कोशिश की। ओह! हेलियन वेई वेई असहनीय रूप से कराह उठी। बेली जिया जुए का शरीर कांप उठा, उसके शरीर में बिजली की एक लहर दौड़ गई। उसकी निगाहें सपनों जैसी होने लगीं और उसका खून उबलने लगा। इसने बेली जिया जुए के भीतर उसे पूरी तरह चाटने चूमने की लालसा जगा दी। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपना शिकार गंदा लगा था, लेकिन अब वह बस इस अवज्ञाकारी महिला को अपनी सुगंध से ढक देना चाहता था, या उसकी गर्दन पर एक निशान बनाना चाहता था। हेलियन वेई वेई की संवेदनाएं उसकी गर्दन पर केंद्रित थीं। काटना जारी रहा, जिससे वह उत्तेजित हो गई और उसके पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। कितनी प्यारी प्रतिक्रिया है! बेली जिया जुए ने हेलियन वेई वेई की कमर थाम ली। उसकी गंभीर आंखों में एक चमक थी जो उसके भीतर के अंधेरे को उजागर कर रही थी। यह पहली बार था जब उसने पूर्ण नियंत्रण के कारण उत्तेजना का अनुभव किया था। इसने बेली जिया जुए के भीतर नियंत्रण खो देने और उसे नष्ट कर देने की इच्छा जगा दी। हाँ, वह उसे चोट पहुंचाना चाहता था, उसे घायल करना चाहता था और यहां तक कि उसे रुलाना चाहता था। इन विचारों के कारण बेली जिया जुए ने समय रहते अपनी हरकतें रोक दी और हेलियन वेई वेई को खुद से दूर धकेल दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन विचारों से पैदा हुई रक्तपिपासा खून की प्यास को दबाने की कोशिश की। उसके भीतर किसी चीज को फाड़ देने की एक आवेगी जरूरत महसूस हो रही थी। फायर किलिन फैंटेसी स्पेस में था और कुछ क्षण पहले छोड़ी गई द्वेषपूर्ण येन ऊर्जा के प्रभाव को ठीक कर रहा था। उसने अचानक बेली जिया जुए के पूरे शरीर में अस्थिर रूप से दौड़ती मार्शल क्यूई को महसूस किया, इसलिए वह शारीरिक रूप से प्रकट हुआ और चिंता से पुकारा, मालिक। बेली जिया जुए की निगाहें शांत थीं, लेकिन थोड़ी राक्षसी। फायर किलिन के पंजे रुक गए और उसने अनाड़ीपन से सोचा, शायद आज जो हुआ वह उसके मालिक के लिए बुरा नहीं था। हेलियन वेई वेई ने भी महसूस किया कि बेली जिया जुए के साथ कुछ असामान्य था।
उसे समझना मुश्किल था, उसने अपना ठंडा लुक बरकरार रखा था क्योंकि उसने अपना हाथी दांत जैसा लबादा ओढ़ा हुआ था। वह आकर्षक लेकिन चकाचौंध करने वाला लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी के द्वेष रिजेंटमेंट से प्रभावित हुआ हो? हेलियन वेई वेई रुकी नहीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेली जिया जुए की बांह उठाई। उस पर खून का धब्बा देखकर उसने भौहें सिकुड़ी और मोबिलिटी स्पेस से एक जादुई रूप से उगाई गई स्ट्रॉबेरी तोड़ी, उसे कुचला और बेली जिया जुए के हाथ पर लगा दिया। घाव बहुत गहरा नहीं है, संक्रमण नहीं होना चाहिए। हाँ, बेली जिया जुए ने हल्के से जवाब दिया। उसने उसकी कमर पकड़ ली। अंधेरे में उसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वह थोड़ा मुस्कुरा रहा था। यह एक हल्की और मुश्किल से पता चलने वाली मुस्कान थी, लेकिन फिर भी यह उस मुस्कान से अलग थी जो अभी शिकार करते समय उसके चेहरे पर थी। उसकी बांह पर लगे खरोंच के निशान को वास्तव में थोड़ी मार्शल क्यूई के साथ आसानी से हटाया जा सकता था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसे वेई वेई का उसके लिए चिंतित होना पसंद आया। इसलिए उसने खरोंच के निशानों को बनाए रखने का फैसला किया। जब उसने बेली जिया जुए के घावों को देखकर हेलियन वेई वेई की प्रतिक्रिया देखी, उसके चेहरे पर जल्दबाजी और गुस्सा, कोमल चिंता और घबराहट। उसके दिल में एक अकथनीय भावना उभरी। ये भावना सूरज के नीचे खड़े होने जैसी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज उसके शरीर के ऊपरी हिस्से से लेकर उसके दिल के नीचे तक चमक रहा हो, उसके हर उस हिस्से को पुनर्जीवित कर रहा हो जो सुन्न पड़ गया था। इसने उसे अनियंत्रित रूप से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसे फाड़ देने का विचार उसे थोड़ा और दबाकर रखना चाहिए। इंसानी जीवन उसके लिए खिलौनों की तरह थे, वह किसी के भी जीवन या मृत्यु के प्रति उदासीन था। लेकिन हेलियन वेई वेई के लिए वह बस उसे कैद कर लेना चाहता था ताकि उसकी आंखों में केवल वही प्रिंस हो। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। ऐसी कोमलता, अगर वह इस पर एकाधिकार नहीं जमाता तो उसे असंतुष्ट महसूस होता। यह अतृप्त भूख, वो सोच रहा था कि उसने इसे महसूस करना कब शुरू किया। ओह हाँ, ये पहली बार तब शुरू हुआ जब उसने हल्की हंसी के साथ उसकी ठुड्डी पकड़ी थी। वह उस पर हावी होना चाहता था और अपनी इच्छानुसार करना चाहता था। लेकिन ठीक था, उसके पास समय ही समय था। उसने उसके शरीर द्वारा की गई सूक्ष्म शारीरिक प्रतिक्रियाओं को अनदेखा नहीं किया। कोई बचाव नहीं था। वह दिन जरूर आएगा जब वह उसे अपने शरीर के नीचे दया की भीख मांगते हुए सुन सकेगा। बेली जिया जुए ने इसके बारे में जितना अधिक सोचा, उसका एक हिस्सा उतना ही बढ़ता गया। यहां तक कि उसकी सांसें भी गर्म हो रही थीं, लेकिन उसका शरीर स्थिर रहा। ये बस आंखों का वह जोड़ा था जो हेलियन वेई वेई को बिना पलक झपकाए घूर रहा था, उसकी गर्दन की लाली से लेकर उसके सीने की हलचल तक। हेलियन वेई वेई को बस इतना महसूस हुआ कि उसकी घूरने वाली नजर ने उसे उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक सुन्न और कमजोर कर दिया। यदि उसकी मानसिक शक्ति असामान्य न होती तो वह उसके जाल में फंस जाती और उसके आलिंगन में समा जाती। यहां तक कि उसकी उंगलियां जो उसकी पट्टी कर रही थीं, कांप रही थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने इसके लिए महामहिम की उग्र निगाहों को दोषी ठहराया, मानो वह उसके साथ कुछ कर रहे हों। पाठकों के लिए नोट: नीचे महामहिम और वेई वेई के बीच का एक छोटा दृश्य दिया गया है। बेली जिया जुए, वास्तव में आंखों के लिए एक दावत। हेलियन वेई वेई खुश होकर, आपको आखिरकार मेरी सुंदरता का एहसास हो गया। बेली जिया जुए अपनी भौहें धीरे से उठाते हुए, मेरा मतलब खुद से था। हेलियन वेई वेई निशब्द। ये हो गया। हेलियन वेई वेई ने अपना हाथ पीछे खींचा और बेली जिया जुए से दूरी बना ली। बेली जिया जुए की आंखों में वेई वेई की प्रतिक्रियाएं मनन करने योग्य थीं। हेलियन वेई वेई यह नहीं भूली थी कि उसे एक उचित व्यवसाय काम निपटाना है, इसलिए उसने दरवाजे के पास से शैडो को अंदर बुलाया। महामहिम घायल हैं, उनके घावों को कीटाणुरहित डिसइंफेक्शन करने की जरूरत है। कृपया उन पर ध्यान दें, उन्हें रात में स्नान करने की अनुमति नहीं है। पहले तो शैडो चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जब उसने आखिरी वाक्यांश सुना तो उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। मालिक को स्नान न करने देना, यह असंभव होगा। उसके मालिक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दिन में 3 बार स्नान करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे अपने शरीर पर थोड़ी सी चिपचिपाहट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हेलियन वेई वेई ने देखा कि शैडो कितना उलझन में है, इसलिए उसने अपना मन बदल लिया। यदि वे जिद करें तो उनकी मदद के लिए किसी को ढूंढ लेना। तो उन्हें महामहिम को स्नान करने से मना ही कर देना चाहिए। महामहिम को छूने की हिम्मत कौन करेगा? वे आसानी से अपने हाथ खो सकते हैं। पिछली बार मिस यून की घटना के कारण आधे से अधिक शैडो गार्ड्स को 3 दिनों तक सजा के तौर पर दीवार की ओर मुंह करके खड़ा होना पड़ा था।
इस बार अगर वह महामहिम को नहलाने के लिए सहमत होता है तो वह शायद अपना सिर ही खो देगा। लेकिन शैडो को उम्मीद नहीं थी कि बेली जिया जुए इस समय अपना मुंह खोलेंगे। वे फुर्सत से बोले, जब तुम वापस आओगी तो तुम मुझे नहला सकती हो। शैडो गार्ड्स को हर समय परेशान करना अच्छा नहीं है ना? शैडो को लगा कि उसने गलत सुना। परेशान, ये पहली बार था जब उसने महामहिम के मुंह से यह शब्द सुना था। जब महामहिम सेवानिवृत्त सम्राट रिटायर्ड एम्परर से मदद मांगते थे तो वे इसे कभी परेशानी नहीं समझते थे। वे हमेशा इतनी बेरुखी से मांग करते थे कि सेवानिवृत्त सम्राट का मन दीवार से सिर टकराने का करता था। सेवानिवृत्त सम्राट हमेशा कोसते थे कि महामहिम एक कुपुत्र अनफिलियल ग्रैंडसन है। लेकिन अब शैडो समझ नहीं पा रहा था कि वह इस बात पर हैरान हो कि महामहिम अचानक विनम्र हो गए हैं या इस बात पर आश्चर्यचकित हो कि वे किसी और से नहलाए जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि फायर किलिन अपने मालिक के इरादों को समझता था। उसने फैंटेसी स्पेस में अपने सुंदर पंजे चाटे और दुष्टता से मुस्कुराया। मालिक, आप दिन ब दिन और शरारती होते जा रहे हैं। आप घोड़े पर सवार होकर व्हाइट एकेडमी जा सकते थे, लेकिन आपने इसके बजाय पालकी गाड़ी लेने पर जोर दिया। ये स्पष्ट था कि आप किसी को परेशान करना चाहते थे और इस बार हे बेली जिया जुए ने अपने इरादों से इनकार नहीं किया। उन्होंने अपने पतले होंठ सिकुड़े और फायर किलिन पर एक नजर डाली। अगर उन नन्हे राक्षसों को अपने बड़े भाई किलिन के इन गंदे विचारों के बारे में पता चला तो तुम शायद अपना पद खो दोगे। फायर किलिन ने मन ही मन सोचा, जरा रुको, गंदा कौन है? वह तो केवल एक योग्य प्राचीन पौराणिक जीव था जो अपने मालिक के विचारों को भांपने में सक्षम था। अपने मालिक के कामुक स्वाद के आधार पर वे निश्चित रूप से रात में स्नान के समय कुछ करने की सोच रहे होंगे। हालांकि जब भी बेली जिया जुए धीमी आवाज में कोई मांग करते थे तो उनमें दूसरों को यह महसूस कराने की क्षमता थी कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वे विचारहीन मूर्ख कहलाएंगे। हेलियन वेई रुकी। आखिरकार बेली जिया जुए उसकी वजह से घायल हुए थे। अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो उसे समझ नहीं आता कि महामहिम जब भी उसके साथ होते हैं वे अक्सर घायल क्यों हो जाते हैं। हालांकि इस आदमी की भागीदारी के कारण उसके काम का आखिरी चरण सुचारू रूप से संपन्न हो सका। ये सोचते हुए हेलियन वेई ने अपना सिर उठाया और थोड़ा मुस्कुराए। ठीक है, मैं आपको नहला दूंगी। थोड़ी देर में व्हाइट एकेडमी में मिलते हैं। ये कहकर हेलियन वेई कमरे से बाहर टहलती हुई निकल गई। जैसे जैसे कमरे में शांति बढ़ी, फायर किलिन ने भी अपना चंचल रवैया छोड़ दिया। धीमी आवाज में उसने कहा, मालिक, आपने भी इसे देखा? वह 8 ट्रिग्राम्स एक्सोर्सिज्म चार्ट ओझा मंत्र। हाँ। बेली जिया जुए खड़े हुए और अपना कॉलर ठीक करने के लिए एक तरफ झुके। उनकी शालीन मुद्रा से उनका जादुई आकर्षण झलक रहा था। फायर किलिन ने अपनी नजरें नीची कर ली। नियमानुसार ओझाओं एक्सोसिस्ट का पूरी तरह सफाया हो जाना चाहिए था। जब उसके मालिक की आत्मा साबुत थी तब ओझाओं ने उसके मालिक को नर्क में कैद करने की बहुत कोशिश की थी। हालांकि उसके मालिक ने उन्हें कभी खतरे के रूप में नहीं देखा था। लेकिन अब हेलियन वेई ने झाड़ फूंक के मंत्र का इस्तेमाल किया। क्या होगा अगर किसी दिन उसे आपकी असली पहचान के बारे में पता चल गया? ये सुनकर बेली जिया जुए का हाथ उनके कोट पर रुक गया। उन्होंने अपने होठों का कोना आधा मोड़ा, लेकिन उनकी आंखें ठंडी थीं। तो उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। फायर किलिन ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना सिर झुकाया। जी मालिक। हालांकि उसने अपने दिल में अनकही चिंताएं छिपा रखी थीं। इस समय हेलियन वेई पहले से ही नीलामी के प्रवेश द्वार पर थी। चारों ओर देखते हुए उसने नन्हे 7वें राजकुमार लिटिल 7th प्रिंस का स्थान ढूंढ लिया। वह छोटा बच्चा खुशी खुशी पोर्क बन मांस का बन खा रहा था। यदि उसके पैरों के नीचे वह लाल आंखों वाला और हरे बालों वाला जादुई जीव न होता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या हुआ है। चूंकि उसकी स्थिति छिपी हुई थी और नीलामी में हमेशा हलचल रहती थी, किसी ने यहाँ कुछ भी अजीब नहीं देखा। हेलियन वेई ने अपनी भौहें उठाईं और उस कमजोर और थके हुए जीव पर एक नजर डाली जिसे छोटे बच्चे ने हरा दिया था। ये चीज कहाँ से आए? मुझे भी नहीं पता, उस छोटे बच्चे ने घटना सुनाते हुए बहुत गुस्से में कहा। जिस बात का मुझे यकीन है वह ये है कि वह मेरा खाना छीनने आया था। मैंने खाना शुरू ही किया था कि वह पीछे से मुझ पर झपटा। कितना घिनौना है। हेलियन वेई जानती थी कि इस खाने के शौकीन से सवाल करना बेकार है। हालांकि नन्हे 7वें राजकुमार का युद्ध कौशल अद्वितीय था। उसने फर्श पर पड़े जादुई जीव को एक बार फिर देखा और मुस्कुराए। तुम्हारे तीसरे भाई ऊपर हैं, मिशन समाप्त हो गया है।
उनके पास जाओ, लेकिन इस जीव के दिखने के बारे में किसी को मत बताना। मुझे पता है। नन्हे बच्चे ने अपना छोटा चेहरा सीधा और उग्र रखा। उन लोगों को लगा कि मेरी तीसरी चाची वेई वेई निश्चित रूप से हार जाएंगी, इसलिए वे उस यून नाम की औरत के पीछे चले गए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जादुई जीव प्रकट होने लगे हैं। कितनी मूर्खता है। हेलियन वेई वेई ने उसका सिर सहलाया। हमारा छोटा भाई खाने का शौकीन है, एक समझदार खाने का शौकीन। उस छोटे से सिर के भाव ठंडे हो गए, वह अब शर्मीला लग रहा था। उसने 2 बार धीरे से खांसा और परिपक्व होने का नाटक किया। तीसरी चाची, आपको ये बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। मेरा रहस्य किसी को न बताएं, मुझे डर है कि इससे मेरे चाहने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी। हेलियन वेई वेई के होंठ फड़फड़ाए। नन्हे साथ, तुम चाहने वालों के बारे में सोचने के लिए बहुत छोटे हो। आप आगे बढ़ें, तीसरी चाची। छोटे बच्चे ने अपनी उंगलियां चाटी और गंभीर दिखा। मैं तीसरे भाई को खोजने जा रहा हूं। मैं उनसे पूछने जा रहा हूं कि हम बाद में क्या खाएंगे। हेलियन वेई वेई ने उस छोटे बच्चे को देखा जो चलते समय अभी भी लड़खड़ा रहा था। उसके 2 छोटे पैर आगे पीछे झूल रहे थे, जबकि वह हर तरह के खाने के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसने अपना हाथ माथे पर रखा और हंस पड़ी, कितना बड़ा पेटू है। हालांकि यह मुरोग होंटू उनकी सोच से कहीं अधिक जटिल लग रहा था। बैटल स्पिरिट फोर्सेस को शायद अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन मुरोग होंटू पहले से ही राक्षसी डेमोनाइज्ड बन चुका था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह स्पष्ट करना था कि वह शांतिपूर्ण ऊर्जा ची को क्यों नष्ट करना चाहता था। नन्हे 7वें राजकुमार का ध्यान रखने के बाद हेलियन वेई वेई वहां नहीं रुकी। वह जितनी जल्दी हो सके भूमिगत महल अंडरग्राउंड पैलेस में रिपोर्ट करने के लिए लौट आए। हालांकि वाइटी और युआन मिंग कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अभी भी उस आक्रोश से प्रभावित थे? हेलियन वेई वेई ने इस बारे में सोचा और पुकारा, युआन शियाओमिंग। यहां हूं। युआन मिंग की भारी आवाज सुनाई दी। यह उसकी सामान्य शरारती आवाज की तुलना में अधिक गहरी लग रही थी। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम अभी भी अस्वस्थ हो? नहीं। युआन मिंग के होठों पर मुस्कान आ गई और वह धुंधले रूप में प्रकट हुआ। स्त्री, तुमने वह मंत्र कहां से सीखा जो तुमने नीलामी में इस्तेमाल किया था? हेलियन वेई वेई ने अपने कदम रोके और उसे पीछे मुड़कर देखा। अगर मैं कहूं कि मैंने वैसा ही मंत्र कहीं देखा था, तो क्या तुम विश्वास करोगे? युआन मिंग ने कुछ देर उसे घूरकर देखा और दुष्टता से हंसा। मुझे तुम पर विश्वास है। बस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक ओझा एग्जॉसिस्ट के साथ अनुबंध किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन बुजुर्गों ने तुम्हें फीनिक्स गर्ल का नाम दिया था। वह मैं नहीं थी जिसे फीनिक्स गर्ल नाम दिया गया था। वह हेलियन जियाओ एर थी। हेलियन वेई वेई ने अपने कंधे उचकाए। युआन मिंग के पतले होंठ और फैल गए। स्त्री, तुमने मुझे गलत समझा। मैं ओझाओं की प्रतिभा का जिक्र कर रहा था। पुनर्जन्म सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मानवता को फीनिक्स गर्ल के शासन की किंवदंती पर विश्वास दिलाया। वास्तव में फीनिक्स गर्ल केवल ओझाओं की एक वंशज है। प्राचीन पुस्तकों की भविष्यवाणी के अनुसार एक ओझा का वंशज आसानी से पुनर्जन्म नहीं लेता, जब तक कि दुनिया अराजकता और राक्षसों के आक्रमण का सामना न कर रही हो। हवाइटिक वाइटिक भी बोल पड़ा, उसकी नजर ठंडी थी। अब जब 8 ट्राइग्राम्स एक्सोर्सिज्म चार्ट 8 ट्राइग्राम्स एक्सोर्सिज्म चार्ट फिर से प्रकट हो गया है, तो इसका मतलब है कि कोई उस टाइची सील को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसका उपयोग राक्षसों को दबाने के लिए किया जाता रहा है। कोई उन सभी राक्षसों और आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक है जो पाताल लोक में बंद हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों से वह ताइची सील ही कारण है कि मानव जाति शांति से रह सकी। यदि सील क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह अंधेरे के प्रवेश के लिए एक पोर्टल खोलने जैसा होगा। राक्षस बिना किसी रोक टोक के हत्या कर सकेंगे क्योंकि उनके लिए मनुष्य सबसे स्वादिष्ट भोजन के अलावा और कुछ नहीं है। हेलियन वेई वेई तुरंत सार समझ गई। तो तुम्हारा मतलब है कि दुश्मन जो कुछ भी कर रहा है, जिसमें मुरोग होंटू का शांतिपूर्ण की चीक को नष्ट करने का इरादा भी शामिल है, वह ताइची सील को नष्ट करने के लिए है। इसकी पूरी संभावना है। हवाइटी ने सिर हिलाया। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि हमें डीन को ढूंढना होगा और उन्हें वह सब बताना होगा जो हम जानते हैं। हाँ, हवाइटी ने अपना शरीर पीछे खींच लिया। हेलियन वेई वेई गहरे सोच में डूबी हुई आगे बढ़ती रही। भूमिगत होते ही रोशनी कम हो गई थी। किसी ने तेल के दिए जलाए थे। सुरंग की गहराई में मंद मोमबत्ती की लौ की टिमटिमाहट ने वातावरण को डरावना और भयावह बना दिया था। हेलियन वेई वेई ने माथे पर बल डाला। उसके कदम पहले से ही कोमल थे, लेकिन सनकरी और हवादार सुरंग में वे अभी भी तेज गूंज रहे थे।
इससे उसे असहजता महसूस हुई, जैसे कि कोई और उसे देख रहा हो। हालांकि भूमिगत महल का यही एकमात्र रास्ता था। सौभाग्य से सुरंग लंबी नहीं थी। पलक झपकते ही हेलियन वे पिछले मिलन बिंदु पर पहुंच गई। हालांकि युन बिलुओ और बाकी लोग स्पष्ट रूप से अभी तक वापस नहीं आए थे। तू सुफेंग भी यहाँ नहीं थे। अजीब है, क्या वे परीक्षा के बाद इसी स्थान पर मिलने के लिए सहमत नहीं हुए थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आने वाली पहली व्यक्ति होगी। उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। हेलियन वे पीछे मुड़ी और उसने देखा कि एक प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर हाथ में एक स्क्रॉल लिए हुए टहल रहा है। वह चंदन की कुर्सी पर वैसे ही बैठ गया जैसे तू सुफेंग बैठते थे और उसने 2 लोगों के लिए चाय डाली। बैठो। हेलियन वे बैठ गई। वह जानती थी कि यह इस बात का प्रतीक था कि बातचीत लंबी चलेगी। बाकी लोग कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने सवाल करते हुए अपनी भौहें उठाईं। वे निश्चित रूप से अपनी जांच के बीच में होंगे। हेलियन वे का स्वर बहुत हल्का था। प्रशिक्षक ने उसे एक नज़र देखा और ऐसा लगा जैसे वह अपने ब्रश से नोट्स ले रहा हो। तुम्हारी टीम वर्क की समझ में कमी है। हेलियन वे जानती थी, लेकिन अगर वह चाहती भी तो सहयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। तुमने क्या पता लगाया है? प्रशिक्षक फिर से बोला। वह सवाल पूछते समय उसे रेट अंक देना कर रहा था। हेलियन वे ने उसकी गर्दन पर काले निशान देखे। उसकी नज़र ठिठकी, लेकिन उसने तुरंत अपने विचारों को व्यवस्थित कर लिया। उसने शांत रहते हुए नीलामी में जो हुआ उसका वर्णन किया, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ विवरण छिपा लिए। उदाहरण के लिए, उसने अपनी शक्ति या जो हवाईटी ने अभी उसके साथ साझा किया था, उसका खुलासा नहीं किया। हालांकि इतना ही प्रशिक्षक के चेहरे के भाव बदलने के लिए काफी था। हमें बस इतना पता था कि मुरोग होंगटू अवैध रूप से जादुई जीवों का शिकार कर रहा होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह यहाँ तक की। यह आश्चर्यजनक रूप से चौंकाने वाला है। हेलियन वे की लंबी आस्तीनें मेज को छू गईं और उसकी उंगली कप के किनारे पर जा टिकी। प्रशिक्षक ने अपने हाथों की हलचल रोक दी और पीने के लिए पास रखा कप उठा लिया। वह अभी भी उस खबर को समझ रहा था जो हेलियन वे उसके पास लाई थी। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि वह कैसे दानव डेमोनाइज्ड बन गया? अचानक उसकी आंखों में कुछ विचार आया और उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। हेलियन वे अभी भी अपनी चाय का आनंद ले रही थी। उसका सवाल सुनकर उसने सिर हिलाया। लेकिन मुझे लगता है कि दानव बनना शब्द अनुचित हो सकता है। मुरोग होंगटू पर किसी आत्मा का कब्जा पोजेस्ट रहा होगा। जब उसने ये सुना तो उसके सामने बैठे व्यक्ति का रवैया ठंडा हो गया। फिर उसने उसे एक घातक नजर से घूर कर देखा। आत्मा का कब्जा? क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? बैटल स्पिरिट फोर्सेस की एक नई सदस्य के रूप में तुम्हें ऐसी अंधविश्वासी बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसकी रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए? लेकिन यह एक तथ्य है। हेलियन वे ने सही शब्दों की तलाश करते हुए शांति से अपने पैर ऊपर चढ़ा लिए। सच कहूं तो मुझे भी नहीं लगता था कि आत्मा का कब्जा संभव है। लेकिन जब मैंने मुरोग होंगटू के सिर से काली छाया निकलते देखी तो मुझे विश्वास हो गया। वह निश्चित रूप से किसी चीज के नियंत्रण में है। इसके बारे में सोचें, यदि आप पजेशन नियंत्रण में विश्वास करते हैं तो आप आत्मा के कब्जे के विषय को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? प्रशिक्षक ने हेलियन वे के शब्दों पर विचार करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम्हारे अनुसार वह शुरू से ही मुरोग होंगटू नहीं था? इसकी बहुत अधिक संभावना है। हेलियन वे की उंगलियां चाय के कप पर फिसल रही थीं। इसके अलावा उसने जिस मास्टर का जिक्र किया वह जांच के लायक है। चूंकि इस बार मुरोग होंगटू अवैध रूप से जादुई जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे संदेह है कि यह मास्टर, जो उसी की तरह व्यवहार कर रहा है, उस पर भी किसी आत्मा का कब्जा होने की संभावना है। प्रशिक्षक ने माथे पर बल डाला। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हेलियन वे ने अपना कप उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। साधारण है, क्योंकि इस मास्टर को प्रचुर मात्रा में शरीरों की आवश्यकता होगी। हालांकि वह अभी भी अनिश्चित थी कि मुरोग होंगटू पर कब्जा कैसे हुआ। मैंने तुम्हारी बुद्धि को कमाका। प्रशिक्षक हंसा और खड़ा हो गया। उसने अपने कप से इशारा किया। तू सुफेन की प्रतिभा पारखी नजर है। मैं देख रहा हूं कि उनका चुनाव सही था। तुमने ये टेस्ट जीत लिया है। हेलियन वे की प्रशंसा स्वीकार करते हुए वह हल्का सा मुस्कुराए। उसने चाय का एक और घूंट लिया और उत्तर दिया, धन्यवाद। हालांकि जैसे ही उसने चाय पीने के लिए अपना सिर नीचे किया, वो प्रशिक्षक की अजीब और धुंधली नजर को देखने में विफल रही। रात और गहरी होती जा रही थी। इस क्षण अकादमी के बाहर मौजूद युन बिलुओं को भी आभास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है।
निहत्थे ही पहरेदारों से छुटकारा पाने के बाद उसे पता चला कि तीसरे राजकुमार मुरोग होंगटू को अपने साथ ले गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमने अपना मिशन पूरा नहीं किया है। अन्य दो युवा स्वामियों के माथे पर पसीना आ गया। वे इधर उधर भागते रहे थे लेकिन अंत में सब व्यर्थ रहा। युन बिलुओ ने एक पल के लिए सोचा और निष्कर्ष पर पहुंची, हमारे पास समय कम है। इस बार तीसरे राजकुमार का शामिल होना हमारी उम्मीद से परे था। मुझे यकीन है कि डीन ने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। अब जबकि जो होना था वो हो चुका है, मुझे लगता है कि हमारे पास पहले वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खाली हाथ वापस जाएं। वापस जाकर हम क्या सफाई देंगे? युन बिलुओ ने उन दोनों पर एक नजर डाली। किसने कहा कि हम खाली हाथ हैं? मुरोग होंगटू यहाँ नीलामी के लिए नहीं बल्कि किसी से मिलने आया है। जिन लोगों से वह मिला वे कोई अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं बल्कि धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, और वे गुप्त रूप से मिले थे, जिसका अर्थ है कि वे निश्चित रूप से कुछ छिपा रहे हैं। जब तक हम बोर्ड के सामने इसका खुलासा करेंगे तब तक हमारा मिशन पूरा माना जाएगा। अरे हाँ, यह मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? उस युवा स्वामी की आंखें चमक उठी। मिस यून, आप वास्तव में एक सूक्ष्म विचार रखने वाली व्यक्ति हैं। फिलहाल केवल हम तीन ही इस जानकारी के बारे में जानते हैं, बाकी लोगों को तो भूल ही जाए, खासकर उस हेलियन वेई वेई को। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि उसे कोई खबर नहीं मिली होगी और वह निश्चित रूप से सूची में सबसे आखिरी स्थान पर होगी। शालीनता से मुस्कुराते हुए युन बिलुओ ने अपनी नजर अंधेरी रात की ओर घुमाए और धीमी गति से बोली, चूंकि सभी को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, तो चलिए अब वापस चलते हैं क्योंकि हमारा समय लगभग समाप्त हो चुका है। उन दोनों को निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जिसे वे आखिरी समझ रहे थे, उसने पहले ही भूमिगत महल अंडरग्राउंड पैलेस में अपना रास्ता बना लिया था। हालांकि वह एक प्रतिकूल स्थिति में फंस गई थी। हॉल के बीच में मोमबत्ती की लपटें डगमगा रही थीं। हेलियन वेई वेई के सामने बैठे आदमी ने अपना कप नीचे रखा। हेलियन वेई वेई का खाली कप देखकर उसके होठों के कोने पर एक घृणित मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान इतनी डरावनी थी कि किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। हेलियन वेई वेई स्थिर रही, उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। उसने उसे कहते सुना, बात यह है कि भले ही तुम जीत गई हो, लेकिन तुम इसका आनंद लेने के लिए जीवित नहीं रहोगी। उसकी आवाज थमते ही हेलियन वेई वेई की उंगलियां एक पल के लिए कांपी और जैसे ही उसकी गर्दन कमजोर हुई, उसके कप की चाय अनजाने में छलक गई। ये देखकर उस आदमी ने बिना किसी हड़बड़ी के अपने हाथ का कप नीचे रखा। क्या तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं? क्या तुम्हें अपने सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा है? खैर मेरी प्यारी, चाय के अंदर मौजूद जहर का आनंद लो। बोलते ही उसने अपना सामान समेटा और जाने की तैयारी करने लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जा पाओगे? उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब हेलियन वेई वेई अपना सिर ऊपर उठाने में सफल रही। हेलियन वेई वेई ने अपनी बात जारी रखी, क्या हाथ पैर ठंडे पड़ने और सिरदर्द की समस्या तुम्हें नहीं होनी चाहिए थी? उस आदमी ने अचानक अपनी आंखें सिकुड़ी, उसकी कांपती उंगलियां एक मुट्ठी में बंध गईं और उसने हेलियन वेई वेई की ओर देखा, जिसे उसकी मूल योजना के अनुसार शिकार होना चाहिए था। अवचेतन रूप से उसने मेज पर रखे चाय के कपों को देखा। हेलियन वेई वेई धीरे से हंसी, सिर्फ एक कप चाय से मुझे जहर देने की सोच रहे हो? मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तुमने मुझे कम आंका है। उसने हेलियन वेई वेई की गर्दन पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन तभी उसकी इंद्रियों से निकलने वाले एक असहनीय और तीव्र दर्द ने उसे अचानक झकझोर दिया। इस औरत ने कब बदल दिए थे? आखिर ऐसा कब हुआ? उसे इसका एहसास तक क्यों नहीं हुआ? हेलियन वेई वेई खड़ी हुई और उसे उदासीनता से देखा। तुम्हारे अभिनय कौशल अविश्वसनीय है, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर मौजूद उस काले निशान ने तुम्हारी पोल खोल दी। उस काले निशान ने मेरे संदेह को जगाया क्योंकि मुरोग होंगटू के हाथ पर भी वैसा ही निशान था। इसलिए मुझे संदेह हुआ कि जो भी पौराणिक जीव का रक्त पिएगा, उसके शरीर पर एक काला निशान बन जाएगा जैसे कि उन्हें चिन्हित किया गया हो। हालांकि क्या पौराणिक जीव का रक्त वास्तव में इतना अच्छा है? इतना अच्छा कि बैटल स्पिरिट फोर्सेस का संरक्षक भी इसके प्रलोभन में आ जाए? हा, वह आदमी हंसा और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, जिसमें किसी आत्मा के कब्जे के निशान दिखाई दे रहे थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बुजुर्ग अमरता पाने के लिए कितने बेताब हैं, और इसके अलावा रक्त असीमित ऊर्जा का स्रोत भी हो सकता है। ऐसा करने का मेरा इरादा केवल बैटल स्पिरिट फोर्सेस को और अधिक शक्तिशाली बनाना था। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम बचपन से ही एक लूजर हारने वाली के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हारा दिल केवल पुरुषों पर लगा रहता है, फिर भी तुम ओल्ड मास्टर की इच्छाओं को पूरी तरह भूल गई हो।
तुम्हारे जैसे व्यक्ति को बैटल स्पिरिट फोर्सेस सौंपने के बजाय मेरे लिए इस अजेय बल का नेतृत्व करना बहुत बेहतर होगा। हेलियन वेई वेई मुस्कुराए, उसका स्वर उपहास से भरा था। सुनने में काफी महान लगता है, लेकिन सच तो यह है कि तुम बस पूरी बैटल स्पिरिट फोर्सेस के मालिक बनना चाहते हो। कहानी खत्म। तो क्या हुआ? सक्षम व्यक्ति अधिक काम कर सकता है। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं बैटल स्पिरिट फोर्सेस में अपना पूरा दिल और आत्मा लगा रहा हूं। मैं ही वह हूं जो इस बल की सभी महान उपलब्धियों में योगदान दे रहा हूं। ये सब मेरी वजह से ही है कि वे आज जो हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर हो कौन? हेलियन वेई वेई ने अपने होंठ खोले और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। जहां तक मुझे पता है, बैटल स्पिरिट फोर्सेस इन सभी वर्षों तक अपनी शांति की स्थिति बनाए रखने में सक्षम रही, तो वह तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि डीन की वजह से थी, जिन्होंने सभी परिवारों के साथ तालमेल बिठाया। अपने अत्यधिक अहंकार के अलावा तुम दबाव का सामना नहीं कर सके और इसने तुम्हें 4 प्रभावशाली परिवारों के लिए डबल एजेंट बनने के लिए धकेल दिया। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए जो बेताब हो, वह सिर्फ 4 प्रभावशाली परिवारों के आदेशों के कारण नहीं है, बल्कि सालों तक सत्ता संभालने के बाद बैटल स्पिरिट फोर्सेस का प्रबंधन अधिकार किसी और को सौंपने की तुम्हारी अनिच्छा के कारण भी है। तुम सही कह रही हो। उसकी उंगलियां मेज को दबा रही थी। वह खुद को सहारा देते हुए उपहास से बोला, तुम्हारा डीन वाकई एक सक्षम आदमी है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने काम के प्रति बहुत अंधा होकर समर्पित है। इस दौरान वह पूरी बैटल स्पिरिट फोर्सेस तुम्हें सौंपने का इरादा रखता है, क्योंकि वह ओल्ड मास्टर का ऋणी है जिन्होंने एक बार उसकी जान बचाई थी। तुम्हारे जैसी मूर्ख छोटी लड़की क्या करने में सक्षम है? हेलियन वेई वेई के चेहरे के भाव उसके संदेहों पर शांत रहे, लेकिन उसने आगे जो कहा वह अपमानजनक था, किसी को पागल करने के लिए पर्याप्त था। और फिर भी तुम उस मूर्ख छोटी लड़की से हार गए जिसे तुमने नीचा दिखाया था। तो क्या तुम देख सकते हो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो? जैसा कि अपेक्षित था, उसकी बात सुनकर उस आदमी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने अपने जहरीले शरीर को घसीटा और हेलियन वेई वेई की दिशा में खुद को झोंक दिया। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें सिकुड़ी, लड़ाई के लिए तैयार होते हुए। धमाका, बैंग! वह आदमी कहीं से उड़कर आए एक छड़ी से टकराया, जिससे वह जमीन पर जा गिरा। हेलियन वेई वेई ने पीछे मुड़कर देखा और तू सुफेन को अपनी लंबी कमीज और हरे रंग के कपड़ों में उनकी ओर चलते हुए देखा। उनकी फीनिक्स आंखें द्वेष से चमक रही थीं। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? उसने खून की उल्टी की और तू सुफेन को अविश्वास से देखा। उसने सोचा था कि उसने तू सुफेन को शहर से बाहर जाने के लिए जाल में फंसा दिया है। जब तू सुफेन मुस्कुरा नहीं रहे होते थे, तो उनका आभास लोगों को तनाव में डाल देता था। इतने सालों तक साथ रहने के बाद ऐसा लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं। इसके बारे में सोचो, मैं तुम्हें ये क्यों जानने दूंगा कि हेलियन वेई वेई के पास सैन्य मुहर मिलिट्री सील है। यह एक परीक्षा थी और तुमने मुझे निराश किया है। तुम कह रहे हो कि तुम पूरे समय यहीं थे और कभी शहर से बाहर नहीं गए। उसकी आंखें झपक रही थीं, उसे सच्चाई का एहसास होने लगा और असंतोष उसके भीतर दौड़ गया। तू सुफेन, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तू सुफेन ने उस आदमी को नजरअंदाज किया और हाथ के एक इशारे से अपने आदमियों को उसे ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही वह मुड़े, उनकी नजरें हेलियन वेई वेई से मिली और उनके पतले होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद है कि तुम इस तरह की स्थिति में प्रतिक्रिया करने की तुम्हारी क्षमता का परीक्षण करने के लिए मुझे दोष नहीं दोगी। साथ ही आपको ये भी पता चल गया कि जासूस कौन था। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। तू सुफेन बस धीरे से मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उस क्षण हेलियन वेई वेई को महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। कितना अविश्वसनीय आदमी है! वह वास्तव में महामहिम हिज हाइनेस के चाचा थे। इस पूरे परिवार के हर सदस्य से निपटना कठिन था, लेकिन निश्चित रूप से प्यारे नन्हे 7वें राजकुमार लिटिल 7th प्रिंस को छोड़कर। तू सुफेन बिल्कुल जानते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगा था कि आजूक के साथ इतने समय तक रहने के बाद तुम्हें इसकी आदत हो गई होगी। किस बात की आदत? धोखा खाने की। हेलियन वेई वेई अंततः उनके साथ मुस्कुरा दी। तू सुफेन ने मेज पर रखे कागजों पर नजर डाली, फिर उन पर मौजूद डेटा में कुछ बदलाव किए और कहा, मुझे कहना होगा कि तुम्हारा प्रदर्शन मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। हाँ, तुम सही हो कि मेरा इरादा तुम्हारी मदद से जासूस को बाहर निकालना था, लेकिन जिस क्षण से तुम लोग बैठे थे, मैंने वास्तव में खुद को प्रकट करने की तैयारी कर ली थी। फिर थोड़ी देर बाद तुमने कब बदल दिए?
इतने कम समय में तुम वास्तव में यह महसूस करने में सफल रही कि तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी के साथ कुछ ठीक नहीं है, फिर भी तुम अंत में शांत और संयमित रहने में सफल रही, और उस पर पासा पलटने की तुम्हारी क्षमता का तो कहना ही क्या। वर्तमान में तुम बैटल स्पिरिट फोर्सेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह योग्य हो। बोलते हुए तू सुफेंग ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैंकनोट उसे थमा दिए। लेकिन इस बार हेलियन वेई वेई ने किसी इनाम की इच्छा नहीं की, इसके बजाय उसने बस तू सुफेंग को देखने के लिए अपनी नजरें उठाईं। उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, पुरानी वेई वेई एक लक्ष्यहीन जीवन जीती थी, और जो लोग बैटल स्पिरिट फोर्सेस में मेरी भागीदारी का विरोध करते हैं, उनके पास ऐसा करने के ठोस कारण हैं। लेकिन अब चूंकि मैं इस बल का हिस्सा हूं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने का अधिकार है। मुझे फोर्सेस बलों से मदद चाहिए। क्या तुम कोई एहसान मांग रही हो? तू सुफेंग हंसे। हेलियन वेई वेई ने अपना सिर हिलाया। उसकी चमकती आंखें जैड नीलम की तरह साफ थीं और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। नहीं, मैं हे परिवार की फैमिली की उत्तराधिकारी के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग कर रही हूं। वह वहां खड़ी थी, न तो चापलूसी भरे और न ही घमंडी अंदाज में। तू सुफेंग ने अपने सामने खड़ी उस किशोर लड़की को ऐसे देखा जैसे वह ओल्ड मास्टर को उनके युवा दिनों में देख रहे हों, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों का मुकाबला करते और कमान संभालते थे। बिना किसी जल्दबाजी या हड़बड़ी के सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अपने होंठ खोलने से पहले वह एक या दो पल के लिए स्तब्ध रह गए। हे परिवार की उत्तराधिकारी के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग। कितनी अच्छी बात कही। इसके साथ ही वह रुके। बाद में कोई तुम्हें एक जगह ले जाएगा। हालांकि मैं बैटल स्पिरिट फोर्सेस की जांच के संबंध में इस ऑपरेशन का प्रभारी हूं, लेकिन सेना की तैनाती फोर्स डिप्लॉयमेंट का प्रभारी कोई और है। वह कोई और कौन है? हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें उठाईं। एक अस्पष्ट मुस्कान के बीच तू सुफेंग ने उसे उत्तर दिया, हे परिवार, द हे फैमिली। इस प्रकार ये निम्नलिखित दृश्य की ओर ले गया। जिस क्षण हेलियन वेई वेई ने हेई परिवार के मुख्य परिसर में प्रवेश किया, दीवार फांदने में व्यस्त सेकंड मास्टर हेई उसकी नजर में आ गए। उनकी आंखें मिली और यह उसके पीछे चल रहे युवा नौकर को गलतफहमी में डालने के लिए काफी था। युवा स्वामी, आप ओल्ड मास्टर के शब्दों के प्रति इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं और यहाँ महिलाओं के साथ गुप्त मुलाकात ट्रिस्ट कर सकते हैं? यदि आप किसी साधारण महिला को डेट कर रहे होते तो ठीक था, लेकिन अब मिस हेलियन थर्ड प्रिंसेस कंसोर्ट तीसरी राजकुमारी बन गई हैं। आपने ऐसा अपराध किया है जो आपको फांसी के फंदे तक भेजने के लिए काफी है। हेस हाइजैक ने माथे पर बल डाला, पहले मेरी बात सुनो। युवा स्वामी, नौकर ने उसे अचानक बीच में ही रोक दिया। इसे नकारने की कोशिश न करें, मैं अब आप पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं अभी ओल्ड मास्टर को बता रहा हूं। अपनी बात पूरी करते ही नौकर तेजी से भागा और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह ओझल हो गया। हेस ने मन ही मन सोचा, ये आखिर चल क्या रहा है? तुम यहाँ क्यों हो? हेस अपने हाथों में बंधी लोहे की जंजीरों की परवाह किए बिना सीधे दीवार से नीचे कूद गया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा औरत निकल रही थी। उस समय उसने केवल काले रंग का पायजामा रोब पहना हुआ था। उसका कॉलर अस्त व्यस्त था और उसके होठों के कोने पर हल्के घुमाव ने उसकी सुंदर विशेषताओं को और निखार दिया था। जिस तरह से उसने अपनी मुस्कान में शरारत का संकेत दिया, उसने उसे काफी सौम्य और आकर्षक बना दिया। यदि कोई महिला ऐसे पुरुष और ऐसी मनमोहक मुस्कान पर नजर डालती, तो वह इस तरह के प्रलोभन से नहीं बच पाती। बात बस इतनी थी कि हेलियन वेई वेई को भी लगा कि उस पर गलत आरोप लगाया गया है। दरअसल मैं ओल्ड मास्टर हेई से मिलने आई थी। तुमने अभी ऐसा क्यों नहीं कहा? हेस ने अपना सिर उसके करीब लाया। पहले मेरे सिर पर लगे सूखे तिनकों को हटाने में मेरी मदद करो। हेलियन वेई वेई उसे मना नहीं कर सकी और वह ऐसा करने के लिए अपने हाथ उठाने ही वाली थी। हालांकि जब उसने ओल्ड मास्टर हेई को अपनी शानदार पोशाक में उनकी ओर चलते देखा तो वह रुक गई। उनका चेहरा उदास था और उनके हाथ में एक ड्रैगन के सिर वाली छड़ी थी। जब उन्होंने हेलियन वेई वेई को देखा तो उनकी आंखों में झुंझलाहट की हल्की झलक थी, लेकिन फिर भी उनकी शिष्टता बनी रही। मेरी थर्ड प्रिंसेस कंसोर्ट आपको यहाँ क्या ले आया है? हेलियन वेई वेई बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ओल्ड मास्टर ही उसे नापसंद करते हैं, फिर भी उसने मुस्कान बिखेरी। बस पुराने दोस्तों से मिलने आई थी। मिलने? ओल्ड मास्टर हेई ने आकाश में चमकते चांद पर एक नजर डाली। थर्ड प्रिंसेस कंसोर्ट इतनी देर रात मेरे पोते से मिलने आई हैं, क्या तीसरे राजकुमार को इस बारे में पता है? ये हेलियन वेई वेई को ये याद दिलाने का एक स्पष्ट संकेत था कि वह शादीशुदा है और उसका व्यवहार शालीनता से परे था। हेलियन वेई वेई मुस्कुराए, उन्हें नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ हेस के लिए नहीं आई हूँ, दरअसल मैं आपसे मिलने आई हूँ, ओल्ड मास्टर हेई।
मुझसे मिलने। ओल्ड मास्टर हेई ने सच न बताने के लिए अपने बगल में खड़े युवा नौकर को आरोपी नजरों से देखा। वह फिर से हेलियन वेई वेई की ओर मुड़े और बोले, बटलर झांग, कृपया चीजें तैयार करें। थर्ड प्रिंसेस कॉन्सोर्ट और मुझे अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में कुछ चर्चा करनी है। जी, मालिक। बटलर झांग ने उनके आदेश पर सिर झुकाया। हेस उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन ओल्ड मास्टर हेई की एक नजर ने उसे वहीं खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। युवा स्वामी के लिए एक और लोहे की जंजीर जोड़ दो। एक और। हेस का सुंदर चेहरा काला पड़ गया। हेलियन वेई वेई ने ओल्ड मास्टर हेई के पीछे उनके अध्ययन कक्ष में जाने से पहले उसे एक सहानुभूतिहीन मुस्कान दी। हेई परिवार के सभी सदस्य शालीनता और शिष्टता से व्यवहार करते थे, एक ऐसा तरीका जो केवल एक प्रतिष्ठित परिवार में होता था, जो उनके सभी मेहमानों पर लागू होता था, चाहे वे कोई भी हों। ओल्ड मास्टर हेई अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। नौकर द्वारा दिए गए चाय के कप पर फूंक मारते हुए उन्होंने कहा, तुम इतनी देर रात मेरे पास आए हो, और तुम्हारे साथ आए लोग तू सुफेन के आदमी हैं। मुझे लगता है कि अब तुम बैटल स्पिरिट फोर्सेस का हिस्सा हो। हेलियन वेई वेई ने सपाट स्वर में उनकी धारणा को स्वीकार किया। उसने अपने हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ था, फिर भी उसने एक घूंट भी नहीं लिया था, लेकिन वह मुस्कुराती रही। उसकी शांति देखकर ओल्ड मास्टर हेई की आंखों में प्रशंसा की चमक दिखाई दी। लिटिल जे और तुम्हारी वे जे वर्ल्ड बुरी नहीं है। उत्तर वाली शाखा काफी अच्छा कर रही है, लेकिन संचालन के मामले में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। हेलियन वेई वेई ने न तो बढ़ा चढ़ाकर बात की और न ही खुद को कम आंका। ओल्ड मास्टर हेई भी व्यवसाय कर रहे हैं। हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम जल्द ही दक्षिण में मार्केटिंग शुरू करने जा रहे हैं। ओल्ड मास्टर हेई ने अपने हाथ हिलाए। अब दुनिया तुम जैसे युवाओं की है। तुम्हारे दिवंगत दादाजी और मैं भी लिटिल जे और तुम्हारी तरह हुआ करते थे, निडर, युद्ध के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लड़ते हुए। और इसीलिए हेस और मैं केवल भाई हो सकते हैं, प्रेमी नहीं। हेलियन वेई वेई ने उनके वाक्य को आगे बढ़ाते हुए कहा। ओल्ड मास्टर हेई कुछ देर के लिए दंग रह गए और फिर जोर से हंसे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे दादाजी हमेशा प्रशंसा करते थे कि तुम बचपन से ही एक चतुर लड़की हो। ये वास्तव में सच है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। हेलियन वेई वेई की आंखें उदासीन थीं, फिर भी उसके भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। अगर मैं वास्तव में चतुर होती, तो मेरी माँ की मृत्यु नहीं होती। मुझे जनरल के निवास से बाहर नहीं निकाला गया होता। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे अपनों में स्वीकार नहीं किया। ओल्ड मास्टर हेई का हाथ चाय का कप पकड़े हुए जम गया। वह पूरी तरह से विचलित थे, लेकिन केवल एक आह भर सके, बच्ची, इन सभी वर्षों में तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा। एक आदर्श तलवार बनाने के लिए 10 साल की धार की आवश्यकता होती है। हेलियन वेई वेई ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से बोली, कभी कभी इंसान कठिनाइयों को सहने के बाद ही जाग सकता है। इस जीवन में उसे अनगिनत बार थप्पड़ मारे गए थे। आधुनिक समय में उसकी सौतेली माँ का तिरस्कार हमेशा उसे अकारण पीटे जाने का कारण बनता था। कोई उसे खाने के लिए कभी लाल खजूर इनाम नहीं देना चाहता था। कोई उसकी पीड़ा के बारे में उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। उस समय उसे कोठरी क्लोजेट में छिपकर सोना पसंद था, क्योंकि उसे लगता था कि वही सबसे सुरक्षित जगह है। वह किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानती थी कि इस दुनिया में वह अपना साम्राज्य बनाने के लिए केवल खुद पर निर्भर रह सकती है। अब भी सब कुछ वैसा ही था। वह जिससे नफरत करती थी, उससे बदला लेती थी। वह उन लोगों के बारे में शिकायत नहीं करती थी जिन्होंने मदद की पेशकश नहीं की। ऐसा कोई कानून नहीं था जो यह निर्देश देता हो कि किसी को मदद करनी ही चाहिए। ओल्ड मास्टर हेई ने उसकी लचीली आंखों में देखा और फैसला किया, मैं तुम्हें अभी बैरक छावनी ले जाऊंगा। हो सकता है कि ओल्ड मास्टर हेई ने हेलियन वेई वेई को तब आसानी से स्वीकार न किया होता जब वह अपने लंबे समय के कष्टों के बारे में विलाप कर रही होती, बावजूद इसके कि वे उसकी अनगिनत उपलब्धियों को जानते थे। हालांकि ओल्ड मास्टर हेई के सामने खड़ी लड़की न तो अधीर थी और न ही उत्तेजित, बल्कि मिलनसार और शांत थी। फिर भी उसके पास एक अनोखी जिद थी। उन्हें ऐसी बच्ची के लिए वास्तव में दया महसूस हुई। आखिरकार उन्होंने हाल के वर्षों में राजधानी में घूमने वाली अफवाहों और गपशप के बारे में सुना था। जब उन्होंने सुना कि उनका नालायक पोता उसके करीब आ गया है, तो वे खुश भी थे और चिंतित भी। उन्हें उम्मीद थी कि बाकी सभी लोग यह मान लेंगे कि उन्हें वेई वेई के रवैये से नफरत है। वास्तव में उन्हें उसके व्यवहार से नफरत थी। हालांकि ये भावना उसकी बेहतरी और एक बेहतर व्यक्ति बनने की उनकी सच्ची इच्छा से उपजी थी, फिर भी वह लापरवाह बनी रही थी। अपने नालायक पोते की शादी वेई वेई से कराने का विचार भी उनके मन में आया था। यदि वह हेई परिवार में शादी कर लेती, तो वे कम से कम उसकी अच्छी तरह रक्षा कर सकते थे।
हालांकि उसके दादाजी ने अपनी मृत्युशैया पर उल्लेख किया था कि वह अपनी इकलौती पोती को एक उपयोगी व्यक्ति बनते देखना चाहते थे। इसलिए उसकी गुप्त रूप से देखभाल करने के उनके कई प्रयासों के बावजूद उन्हें उसे बहुत अधिक सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी। अब ये सब सार्थक था। बात पूरी करने के बाद ओल्ड मास्टर हे हिलियन वेई वेई को पीछे के पहाड़ पर ले गए। रात के घने कोहरे के बीच यात्रा करते हुए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ओल्ड मास्टर ही उन्हें वहां कैसे ले गए। फिर हेलियन वेई वेई के सामने एक अत्यंत छिपी हुई घाटी दिखाई दी। घाटी के प्रवेश द्वार से गुजरने वाले सभी जानवर अंदर की ठंडी घातक आभा मर्डरस औरत से डरकर तुरंत भाग जाते थे। हालांकि अब पहाड़ की घाटी के भीतर से सेना के अभ्यास की आवाज धीमी गति से गूंज रही थी। ये हिलियन परिवार की गुप्त सेना का गुप्त ठिकाना था। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी गुप्त सेना को नहीं ढूंढ पा रहा है। वे वास्तव में यहाँ छिपे हुए थे। हेलियन वेई वेई ने घाटी के प्रवेश द्वार को घूर कर देखा। उसकी भौहें संतुष्टि से उठी हुई थीं। ये वाकई एक अच्छी जगह थी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने बोलना बंद किया, धातु के टकराने की आवाज आए और एक छिपी हुई आवाज ने घोषणा की, तुरंत रुक जाओ, हमारा बेस प्रतिबंधित क्षेत्र है। असंबद्ध लोग जल्दी निकल जाए वरना मारे जाओगे। यह मैं हूँ। मैं यहाँ ओल्ड जनरल हेलियन की वंशज को लाया हूँ। ओल्ड मास्टर हे अपने हाथ पीछे बांधकर बिना किसी भाव के खड़े थे। हालांकि उनकी आवाज आदेशात्मक अधिकार के साथ गूंजी। घाटी के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे सैनिक ने ओल्ड मास्टर ही की आवाज सुनते ही तुरंत खुद को प्रकट किया और जमीन पर घुटने टेक दिए। उठो। ओल्ड मास्टर ही उन्हें अंदर ले जाते हुए आगे बढ़े। सैनिक ने उत्तर दिया, जी। वह सम्मानपूर्वक ओल्ड मास्टर ही के पीछे चला, लेकिन जब उसने हेलियन वेई वेई को देखा तो उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। हेलियन वेई वेई ने गार्ड की घूरती नजरों को नजरअंदाज किया और घाटी में आगे बढ़ती रही। स्त्री, ये सैनिक तुमसे नफरत करता है। युआन मिंग की आवाज हमेशा की तरह दुष्ट लग रही थी। हेलियन वेई वेई के नाजुक होठों पर हल्की मुस्कान के साथ एक दुर्भावनापूर्ण चमक आ गई। यह एक हलचल भरा दृश्य था। जब वे घाटी में दाखिल हुए तो हर कोई अभ्यास में व्यस्त था। सादे कपड़ों में कसकर लिपटे हुए मजबूत पुरुषों की टुकड़ियां अकेले, जोड़ों में या समूहों में युद्ध की मुद्राओं और प्रशिक्षण का अभ्यास कर रही थीं। ओल्ड मास्टर हे ने अपने एक युवा सेनापति यंग जनरल से कुछ कहा। वह युवा सेनापति एक साफ सुथरी सैन्य वर्दी में था जो पूरी तरह से शिकन मुक्त थी। उसके काले बाल थे और चेहरा सुंदर था, हालांकि वह भावशून्य था। इसके अलावा उसकी त्वचा का रंग का मुख कांस्य ब्रॉन्ज था। उसके होंठ नाजुक थे और उसकी नाक की नोक तीखी थी। उसकी काली आंखें क्रिस्टल की तरह साफ और चमकती हुई थीं। ओल्ड मास्टर हे की बात सुनने के बाद उसने हेलियन वेई वेई पर एक नजर डाली। हालांकि उसकी परखती आंखें सुंदर और आश्चर्यजनक थीं। किसने सोचा होगा कि इन हिंसक सैनिकों के बीच, जो अपना अधिकांश समय युद्धों में बिताते हैं, इतना सुंदर व्यक्ति छिपा होगा, युआन मिंग ने कहा। हेलियन वेई वेई ने अपने सीने पर हाथ लपेटे और धीरे से मुस्कुराई। क्यों? क्या तुम उसे पसंद करते हो? मुझे पुरुष पसंद हैं, युआन मिंग जल्दबाजी में बोल पड़ा। हेलियन वेई वेई ने उत्तर दिया, आखिरकार तुमने स्वीकार कर ही लिया। रुको, एक पल रुको, मैं गलत था। वह घबराहट में समझाने की कोशिश कर रहा था। हेलियन वेई वेई ने तुरंत अपनी चेतना कॉन्शियसनेस से संचार काट दिया। युआन मिंग फैंटेसी स्पेस में केवल दीवार खुरचकर रह गया। हवाईटी ने उसे मजाक उड़ाती नजरों से देखा। दूर दो लोग बात कर रहे थे। दरअसल बातचीत से ज्यादा ये ज्यादातर ओल्ड मास्टर ही बोल रहे थे। युवा सेनापति ने पूरे समय न तो एक शब्द बोला और न ही हेलियन वेई वेई की ओर दोबारा देखा। हेलियन वेई वेई स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वह एक गुप्त एजेंट हुआ करती थी। पहला, वह उसे पसंद नहीं करता था। दूसरा, वह ये तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कि क्या वह गुप्त सेना को हासिल कर सकती है। तीसरा, यह आदमी महामहिम हिज हाइनेस की तरह स्वच्छता का प्रेमी गर्मफोब था। उसकी पूरी तरह से बेदाग सैन्य वर्दी एक स्पष्ट संकेत थी। चौथा, वह बहुत ही अगम्य अनअप्रोचेबल था। हालांकि हेलियन वेई वेई को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे ऐसी नजरों से क्यों देख रहा है, जो मिश्रित भावनाओं से भरी लग रही थी। क्या वे पहले एक दूसरे को जानते थे? हेलियन वेई वेई ने अभी तक इस रहस्य को नहीं सुलझाया था कि तभी उसने एक उपहास सुना, तुम्हारे जैसे कचरे ट्रैश को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से यहाँ से जाओ और शादी करने के लिए किसी को ढूंढो। फिर तुम जो बच्चा पैदा करोगी उसे पालने के लिए हमें सौंप देना। तभी हम हेलियन परिवार की खोई हुई गरिमा को बहाल कर सकते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा था वही युवा सेनापति के बगल में खड़ा था।
वह लगभग 2 मीटर लंबा और अत्यधिक शक्तिशाली था, जिसकी बड़ी बड़ी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जो दबाव की एक मजबूत भावना पैदा कर रही थी। उसका आयताकार चेहरा स्पष्ट रूप से गुस्से से जल रहा था। कैप्टन दा शियोंग, कैप्टन दा जोंग सही कह रहे हैं। हम चाहेंगे कि तुम यहाँ आने के बजाय अपना बच्चा हमारे पास भेजो। तुम केवल महामहिम मुरोंग पर निर्भर रहना जानती हो। क्या तुम्हें पता भी है कि हम में से कितने लोग मारे गए हैं? तुम ऐसी कोई नहीं हो जिसके लिए हम अपनी जान कुर्बान करें। यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। नाराजगी भरे अपमान और अस्वीकृति का शोर उठने लगा। हेलियन वेई वेई खड़ी हुई और अपने सामने खड़े दाशियोग पर, फिर दूसरे सैनिकों पर नजर डाली। हालांकि वह अपमानित महसूस नहीं कर रही थी। वह समझ सकती थी कि ये लोग कितने निराश थे। उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया, केवल ये पता लगाने के लिए कि उनका भविष्य का नेता केवल एक मूर्ख था जो अपनी परछाई की तरह एक आदमी मुरोंग के पीछे चलता था। हालांकि हमें ये पता लगाने के लिए लड़ना होगा कि क्या मैं वास्तव में कचरा हूं या मैं तुम्हारी जान के लायक हूं, है ना? जब हेलियन वेई वेई बोली तो उसके स्वर में क्रोध या असंतोष का कोई नामोनिशान नहीं था। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई, वह काफी बेपरवाह लग रही थी। दा शियोंग इतना क्रोधित हुआ कि जब उसने सुना कि वह उसके साथ मुकाबला करना चाहती है, तो वह बस हंस पड़ा। चूंकि तुम मुकाबला चाहती हो, तो मैं ओल्ड जनरल हेलियन के बेकार वंशज को उनकी ओर से दंडित करूंगा। हेलियन वेई वेई दा शियोंग की तुलना में बहुत अधिक शिष्ट थी, और उसने केवल इतना कहा, कृपया शुरू करें। जैसा कि अपेक्षित था, उसके बेफिक्र और उदासीन रवैये ने सभी के असंतोष को जगा दिया। कैप्टन, उस पर रहम मत करना। आपको उसे बेरहमी से सजा देनी चाहिए। इससे पहले कि ओल्ड मास्टर ही उसे रोक पाते, भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने अपने बगल में खड़े युवा सेनापति की ओर देखा और असंतोषपूर्वक बोले, वह अब अतीत की बेकार हेलियन वेई वेई नहीं है। जब आप सभी चोटों से उबर रहे हैं, तब राजधानी में जबरदस्त बदलाव आए हैं। ची यान, उनकी अज्ञानता के बावजूद तुम स्पष्ट रूप से जानते होगे। तुम्हारे हाथ में जो युद्ध कला मार्शल आर्ट्स है, वह खुद वेई वेई द्वारा बनाई गई थी। मैं जानता हूँ, ची यान शांति से बोला, हालांकि वह तथ्य सभी को शांत नहीं करेगा। ये सुनकर ओल्ड मास्टर हे ने अपनी सफेद भौहें सिकोड़ ली। इसी बीच हेलियन वेई वेई और दा शियोंग मैदान में पहुंच चुके थे। अपनी अपनी स्थिति लेने के बाद दा शियोंग ने हथियारों के रैक की ओर इशारा किया और आदेश दिया, जाओ और अपने हथियार चुनो। मैं तुम पर रहम करूंगा और निहत्थे लड़ूंगा। हेलियन वेई वेई आसपास की भीड़ की उपहासपूर्ण हंसी से विचलित नहीं हुई। उसने उदासीनता से उत्तर दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना हथियार खुद लाई हूं। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि तुम ईमानदारी से सजा मांग रही हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बिना किसी और टिप्पणी के दा शियोंग पलक झपकते ही हेलियन वेई वेई की ओर लपका। उसकी फुर्ती उसके भारी भरकम शरीर के साथ मेल नहीं खा रही थी। उसने उसकी ओर लोहे जैसी मुक्कों की बौछार कर दी, जिससे हवा का एक झोंका पैदा हुआ। जब हेलियन वेई वेई ने दा शियोंग को अपनी ओर तेजी से आते देखा, तो उसकी सुंदर आंखें धीरे धीरे सिमट गईं। हालांकि उसकी मुद्रा अपरिवर्तित रही, वह बस सहजता से वहां खड़ी रही। जब दा शियोंग का विशाल मुक्का हेलियन वेई वेई के पास पहुंचा, तो वह उसे बचाने के लिए झुक गई। फिर उसने दा शियोंग की ठुड्डी पर एक जोरदार अपरकट नीचे से ऊपर की ओर मुक्का जड़ दिया। दा शियोंग हैरान था कि यह बेकार वंशज उसके मुक्के से बच सकती है। इससे पहले कि वह होश में आता, उसने अपने सिर के नीचे एक खतरनाक आभा महसूस की। उसने तेजी से अपना सिर एक तरफ किया और हेलियन वेई वेई के एक प्रहार से बाल बाल बचा। जब हेलियन वेई वेई ने देखा कि मुक्का चूक गया, तो वह नीचे झुकी और एक हाथ से जमीन पर सहारा लिया। फिर उसने अपना दाहिना पैर दा शियोंग के चेहरे की ओर चला दिया। इससे पहले दा शियोंग हेलियन वेई वेई के मुक्के से बचकर दंग रह गया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना संयम वापस पाता, उसे अपने माथे पर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि हेलियन वेई वेई ने उसे एक जोरदार किक लात मारी थी। हमले के बाद दा शियोंग पीछे की ओर लड़खड़ा गया। जब वह भौचक्का का था, तभी हेलियन वेई वेई ने ऊंची छलांग लगाई और दा शियोंग का सिर पकड़ लिया और अपनी कोहनी से उस पर बेरहमी से वार किया। धमाका, बैंग। कभी अति आत्मविश्वासी रहने वाला दा शियोंग हेलियन वेई वेई द्वारा जमीन पर ढेर कर दिया गया। उसके कान जोर से बज रहे थे और वह कुछ समय के लिए सुध-बुध खो बैठा। सभी सैनिक दंग रह गए जब उन्होंने दा शियोंग को जमीन पर पड़ा देखा। उनके चेहरों पर धीरे धीरे अविश्वास का भाव आने लगा। दा शियोंग ने अपना सिर 2 बार हिलाया, वह फिर से खड़ा होकर लड़ना चाहता था।
ची यान, जिसने उचित सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, अपने कमर तक लंबे काले बालों को हवा में लहराते हुए आगे आया। उसका ठंडा चेहरा भावहीन था और उसने दास शियोंग का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसका स्वर शांत लेकिन प्रभावशाली था, यदि तुम फिर से लड़ोगे तो हार जाओगे। यह जरूरी नहीं कि सच हो। मैंने अपनी शक्ति का 5वें हिस्से से भी कम इस्तेमाल किया था। दास शियोंग फिर चिढ़कर चिल्लाया। मैं उसके साथ गंभीरता से नहीं लड़ा क्योंकि मैं एक औरत पर रहम कर रहा था। ची यान ने हेलियन वेई वेई पर बेपरवाही से नजर डाली और फिर से कहा, तुम केवल ये जानते हो कि तुमने अपनी शक्ति के 5वें हिस्से से भी कम का उपयोग किया, लेकिन क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि उसने अपनी कलाई और टखनों पर वजन वेट्स बांधे हुए थे? वजन। दास शियोंग को विश्वास नहीं हुआ। उसने हेलियन वेई वेई को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी खोज से दंग रह गया। उसने वास्तव में वजन बांधे हुए थे। इस महिला ने मेरे साथ मुकाबला करते समय वास्तव में 3 वजनदार बकल पहने हुए थे। और उसकी गति बिजली की तरह तेज थी, जैसे कि उसने कोई वजन ही न पहना हो। शांत रात में ची यान की आवाज ठंडी थी लेकिन असाधारण रूप से गंभीर लग रही थी। इतना ही नहीं, उसने अभी तक अपनी मार्शल ची भी जारी नहीं की है। ये खबर सुनकर दास शियोंग का चेहरा पूरी तरह से सख्त हो गया। हेलियन वेई वेई ने अपनी मार्शल की को छिपाने की कोशिश नहीं की। उसके नाजुक होंठ मुस्कान में बदल गए जब उसने अपनी हथेली खोली। उसके लबादों की आस्तीनें जोर से फड़फड़ाने लगी। उसके पीछे हवा का एक झोंका चक्कर काटने लगा जिसे वह खुद नियंत्रित कर रही थी। फिर हवा के विशाल बवंडर बने और उसके चारों ओर घूमने लगे जैसे कि वह कोई रानी हो जो दुनिया की सारी हवा को नियंत्रित करती हो। उसकी आंखें एक जिद्दी उपहास के साथ सिमट गईं और उसका निखरा हुआ चेहरा आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक लग रहा था। इस लड़की के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? आसपास के सैनिकों के अलावा ओल्ड मास्टर हेई भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध और रोमांचित थे। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें गुप्त सेना को पुनर्जीवित करने और अंततः जनरल के निवास पर पुनः अधिकार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। दास शियोंग हेलियन वेई वेई के सबसे करीब खड़ा था, इसलिए यह उसके लिए दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था। यदि उसने लड़ाई की शुरुआत में ही अपनी मार्शल का इस्तेमाल किया होता तो उसे हमला करने का मौका तक नहीं मिलता, जीतना तो दूर की बात थी। इस हलचल के बाद पूरे मैदान में एक अभूतपूर्व सन्नाटा छा गया। हेलियन वेई वेई ने अपने सामने मौजूद सैनिकों को उदासीनता से देखा। मैं जानती हूं कि मैंने पहले जो किया उससे आप निराश हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी वास्तव में मेरा इरादा नहीं था। मुझे झूठा फंसाया गया, मेरी मेरिडियन शक्ति वाहिकाएं तोड़ दी गईं और मेरी मार्शल खो गई। मैं भोली थी और सोचती थी कि मेरी देखभाल की जा रही है, जबकि यह सब मेरी हत्या करने का एक प्रयास था। मैं अब एक बदली हुई इंसान हूँ। हो सकता है कि मेरा स्वभाव सबसे शांत न हो, लेकिन मैं अब कोई विचारहीन मूर्ख नहीं हूँ। एकमात्र चीज जो मैं अब हासिल करना चाहती हूँ वह है हमारे हेलियन परिवार की हर चीज को वापस पाना, जिसमें आपका विश्वास भी शामिल है। मैं आपसे अटूट वफादारी की मांग नहीं करूंगी जैसी कि आपके मन में मेरे दादाजी के लिए थी, लेकिन मैं वादा करती हूं कि 100 साल बीत जाने के बाद भी लोग हमारी अजेय गुप्त सेना को याद रखेंगे। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसका संदेश सभी के लिए स्पष्ट और बुलंद था, और उसकी ईमानदारी उनकी रगों में गहराई तक पहुंच गई। उसके स्पष्टीकरण को सुनने और उसकी क्षमताओं को देखने के बाद उनके सीनों में जलती हुई आकांक्षा विस्फोटक रूप से उमड़ पड़ी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे हमेशा से हेलियन वंशजों के वास्तविक आगमन का इंतजार कर रहे थे। निस्संदेह वह क्षण जिसका वे इंतजार कर रहे थे आखिरकार आ गया था। सैनिकों ने चांदनी में खड़ी उस छरहरी आकृति की ओर देखा। वह बहुत लंबी नहीं थी, फिर भी उसकी मुद्रा ने लोगों को दुनिया जीतने का साहस दिया। दास शियोंग भले ही हेलियन वेई वेई को उकसाने वाला पहला व्यक्ति रहा हो, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेक कर बैठ गया और बुलंद आवाज में घोषणा की, मैं सन दाशोंग अपनी मौत तक युवा स्वामी का अनुसरण करूंगा। उसके भाषण के बाद सैनिकों में एक बढ़ता हुआ कोलाहल फूट पड़ा, जिसमें आग की चिंगारियों जैसा उत्साह था। उनकी गूंज पूरी घाटी में सुनाई दी, हम भी अपनी मौत तक युवा स्वामी का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। हेलियन वेई वेई ने अपने सामने खुले दृश्य को देखकर एक गहरी सांस ली। वह हवा की ठंडक को भी महसूस कर सकती थी। आखिरकार उसके पास वह सब कुछ था जो उसे जनरल के निवास को वापस पाने के लिए चाहिए था। ची यान घुटने पर नहीं बैठा। इसके बजाय वह हेलियन वेई वेई के सामने खड़ा हो गया और उसने चुपचाप एक हाथ से मैदान का झंडा ऊपर उठा लिया। वह सैन्य वर्दी में था और काफी प्रभावशाली लग रहा था। जब उसकी आंखें हेलियन वेई वेई से मिलीं, तो वे समुद्र की तरह गहरी और रात की तरह काली थीं।
उस क्षण उसके पीछे हजारों सैनिकों ने उत्साह के साथ शोर मचाया। हेलियन वेई वेई को एहसास हुआ कि इस व्यक्ति का गुप्त सेना में असाधारण प्रभाव था। बाद में उसने ओल्ड मास्टर हेई से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सुना। हेलियन वेई वेई को पता चला कि वह वही था जिसे सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से महल में आमंत्रित किया था। मात्र 17 वर्ष की आयु में उसने शिकार के अभ्यास में शक्तिशाली शाही ची परिवार के सबसे बड़े बेटे को हरा दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका अस्तित्व इतना प्रभावशाली था। हेलियन वेई वेई धीरे से मुस्कुराए। हालांकि उसने पाया कि चियान उसे संदिग्ध नजरों से घूर रहा था। हेलियन वेई वेई ने उसे देखा और अपनी भौहें उठाईं। जब चियान उसके पास से गुजरा तो उसने उपहास किया, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। 1 मिनट रुको, उसे क्या याद होना चाहिए? हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें सिकुड़ी, ये सोचकर कि क्या हो रहा है। हालांकि ओल्ड मास्टर हेई ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने उसके कंधे पर थपकी दी। उनकी गंभीर अभिव्यक्ति के बीच एक चमक उभर आई। बच्ची, तुमने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। हेलियन वेई वेई बस मुस्कुरा दी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, मुझे आपसे एक और बात करनी है। क्या हमें तंबू के अंदर चलकर बात करनी चाहिए? ओल्ड मास्टर हेई ने अपना सिर हिलाया। चियान ने बस हेलियन वेई वेई पर एक नजर डाली। वे सैन्य तंबू के अंदर बैठ गए और कुछ गर्म चाय तैयार की गई। हेलियन वेई वेई एक स्पष्टवादी व्यक्ति थी जो अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं सकती थी। जैसे ही उसने चियान के ठंडे और सुंदर चेहरे को देखा, उसने एक पल के लिए सोचा और पूछा, मास्टर ची, क्या आप अतीत में गुप्त रूप से मुझसे प्यार करते थे? अचानक चाय छलकने की आवाज आए। ओल्ड मास्टर हेई ने मुंह में भरी चाय बाहर थूक दी और जोर जोर से खांसने लगे। चियान का सुंदर चेहरा आंशिक रूप से काला पड़ गया। तुम यही कहना चाहती थी? बिल्कुल नहीं। उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए हेलियन वेई वेई ने आगे कहा, मैं बस नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो। चियान के होठों की मुस्कान और ठंडी हो गई। हमारे बीच भला क्या गलतफहमी हो सकती है? हेलियन वेई वेई ने अपने पतले होंठ दबाए और हंस दी। यह अच्छा है अगर कोई गलतफहमी नहीं है। चियान ने बस उसे देखा, लेकिन उसे वह थोड़ी दिलचस्प लगी। फिर उसने ओल्ड मास्टर हेई से पूछा, क्या इसकी याददाश्त भी चली गई है? ओल्ड मास्टर हेई ने भी अपनी भौहें सिकुड़ी। हेलियन वेई वेई जानती थी कि उसकी याददाश्त अधूरी थी। उस दिन जब मैं झील में डूब गई थी, तब मेरे सिर में चोट लगी थी। मुझे कुछ चीजें याद हैं, लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी यादें खो दी हैं। सच में? चियान की सनकरी आंखें उसकी ओर घूमी। हेलियन वेई वेई ने सिर हिलाया। तुम मुझे अब बता सकते हो, क्या हमारे बीच पहले कोई गलतफहमी हुई थी? मैं नहीं बता सकता। चियान का स्वर उदासीन था, इसे भूल जाओ। हेलियन वेई वेई अवाक रह गई। ओल्ड मास्टर हेई ने उन दोनों को देखा और हंसने लगे। चूंकि उसने बताने से इनकार कर दिया था, इसलिए हेलियन वेई वेई ने इस मुद्दे पर दबाव नहीं डाला। हालांकि एक बात तय थी, यह आदमी वास्तव में कभी उसके साथ घुल मिल नहीं सकता था। हालांकि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति था जो महत्वपूर्ण मामलों को संभाल सकता था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हेलियन वेई वेई ने कहा, मेरे पास कुछ दिनों बाद हथियारों की एक खेप भेजी जाएगी। जब वे मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनमें बदलाव मॉडिफाई करना चाहती हूं और फिर चाहती हूं कि गुप्त सेना के सैनिक इन हथियारों को चलाने में जल्द से जल्द अभ्यस्त हो जाएं। हथियार बदलना। ओल्ड मास्टर हेई स्पष्ट रूप से इस विचार से असहमत थे। चियान ने ठंडे स्वर में कहा, गुप्त सेना में हर किसी के पास अपने अनूठे हथियार हैं, इसलिए नए हथियारों की आवश्यकता नहीं है। हेलियन वेई वेई उसका जवाब सुनकर बस मुस्कुराए। ओल्ड मास्टर हेई ने मान लिया कि उसे यह जवाब पसंद नहीं आया और उसे सांत्वना दी, बच्ची, तुम अभी कुछ समय पहले ही सेना में शामिल हुई हो, इसलिए तुम इन लोगों से परिचित नहीं हो। इनमें से प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व है। यदि तुम अचानक उनके हथियार बदल दोगी तो वे इसके आदी नहीं होंगे। चलो इसे भूल जाओ। चूंकि तुम्हारी युद्ध कला प्रभावशाली है, क्यों न तुम हथियारों से लड़ने में उनकी नींव मजबूत करने में मदद करो। हेलियन वेई वेई ने शांति से सुना और मुस्कुराई, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा हथियार दूसरों से अलग है। ये कहते हुए हेलियन वेई वेई खड़ी हो गई और तंबू के पास से उड़ते हुए चमगादड़ों पर नजर डाली। अचानक उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथ में एक छोटी सी पिस्तौल थी जो उसकी नजर के समानांतर थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसकी मुद्रा अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। धायम बैंग। हवा में एक गोली चलने की आवाज गूंजी। चमगादड़ हवा से नीचे गिर गया और सैन्य तंबू के सामने जा गिरा। उसके शरीर पर खून के निशान थे। ओल्ड मास्टर हेई दंग रह गए क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उसने बिना धनुष या तीर के इतनी छोटी सी चीज का उपयोग करके इतनी लंबी दूरी से चमगादड़ को कैसे मार गिराया? ची यान ने तंबू के पास पड़े चमगादड़ पर नजर डाली। चमगादड़ पूरी तरह बेजान था। उस हथियार में वास्तव में महान मारक क्षमता थी। ओल्ड मास्टर हेई ने इसे उत्सुकता से देखा और पूछा, वे ये किस तरह का गुप्त हथियार है? उन्होंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? यह कोई गुप्त हथियार नहीं है, यह एक पिस्तौल है। हालांकि जो हथियार मैंने यहाँ भेजे हैं वे केवल पिस्तौल नहीं हैं। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ हेलियन वे ने आगे कहा, उदाहरण के लिए दाशियोग भारी हथियारों से लड़ने में माहिर है। जब हथियारों का पूरा बैच तैयार हो जाएगा तो मैं उसे विशेष रूप से एक स्ट्राफ कैनन से सुसज्जित करूंगी। उस तोप का एक शॉट आसानी से शहर की आधी दीवार को गिरा सकता है। शहर की आधी दीवार। अंतिम वाक्य सुनकर ओल्ड मास्टर हेई पूरी तरह चकित रह गए। क्या इस छोटी सी चीज में वास्तव में इतनी बड़ी शक्ति है? अपने हाथ में बंदूक को तौलते हुए हेलियन वे ने उत्तर दिया, इसे अभी और सुधार की आवश्यकता है। मेरे द्वारा इसमें बदलाव किए जाने के बाद ये निश्चित रूप से संभव होगा। 21वीं सदी की आग्नेयास्त्र फायरआर्म्स की रानी के रूप में हेलियन वे जानती थी कि ठंडे हथियारों के युग में इनका कितना गहरा प्रभाव होगा। वह केवल एक गुप्त सेना से कहीं अधिक चाहती थी। वह सबसे विशिष्ट सैनिकों को चुनना चाहती थी और गुप्त सेना में एक ट्रम्प कार्ड बैटल स्क्वाड प्रमुख युद्ध दस्ता बनाना चाहती थी। भाड़े के सैनिकों का ये समूह किसी भी अन्य की तुलना में तेज होना चाहिए और हार को जीत में बदल सकने वाला होना चाहिए। वे पूरी तरह से अजेय होंगे, बड़े शहरों को ऐसे जीतेंगे जैसे कि वे किसी सुनसान जमीन की तरह रक्षाहीन हो। यह एक अकथनीय और प्रभावशाली दृश्य होगा जब वे हजारों दुश्मन सैनिकों पर अपनी लंबी बंदूकें और तोपें दागेंगे। वे उसके आग्नेयास्त्रों के साथ किसी को भी निडर होकर हरा सकते थे। वे मिशन भी ले सकते थे और कुछ पैसे भी कमा सकते थे। इस विचार मात्र से हेलियन वे की मुस्कान बढ़ गई। प्राचीन काल में शहर की रक्षा करना आसान था लेकिन उस पर हमला करना कठिन था। यदि उनके पास एक विशिष्ट टीम हो तो यह निश्चित रूप से स्थिति को उलट देगी। स्वाभाविक रूप से ओल्ड मास्टर हेई जानते थे कि यह कितना शक्तिशाली था। चाय का कप पकड़े हुए इसके विचार मात्र से उनके हाथ कांपने लगे। ची यान का कोणीय चेहरा थोड़ा झुका। फिर उसने हाथ बढ़ाया और हेलियन वे के हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल ले ली। उसने उसे अपनी नाक की नोक के पास रखा और सूंघा, थोड़ा माथे पर बल लाते हुए, ये बारूद गन पाउडर की गंध है। सही कहा। हेलियन वे की सनकरी आंखें चांदनी में चमक उठी और वह बहुत प्रभावशाली लग रही थी, इसलिए आपको बहुत सारा बारूद का सामान और गर्मी प्रतिरोधी धातु खरीदने की आवश्यकता है। इस मामले में पूर्ण गोपनीयता की आवश्यकता है। ची यान ने उसे उदासीनता से देखा और उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जिसका उत्तर वह देना पसंद नहीं करती, तुम ये कैसे जानती हो कि इस तरह की चीज कैसे बनाई जाती है? बेशक हेलियन वे यह स्वीकार नहीं करेगी कि उसने समय की यात्रा ट्रैवल थ्रू टाइम की है। वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि उस पर किसी राक्षस का साया है और उसे जलाकर मार डालेंगे। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लाते हुए उसने कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, चूंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि। हेलियन वे ने देखा कि ओल्ड मास्टर हेई उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, इसलिए उसने अपनी बात जारी रखी। एक रात मैं बिस्तर पर सो रही थी कि अचानक मुझे एक दिव्य प्राणी सेलेस्टियल बीइंग का सपना आया। उस दिव्य प्राणी ने मुझसे कहा कि मेरा शरीर अद्भुत है और मैं पुनर्तः स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं भविष्य में निश्चित रूप से कोई असाधारण व्यक्ति बनूंगी। उन्होंने मेरे साथ इस बंदूक के निर्माण की प्रक्रिया साझा की और मुझसे वादा लिया कि मैं ये कभी किसी और को नहीं बताऊंगी, अन्यथा मुझे देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा। ये कहने के बाद हेलियन वे ने अपना चाय का कप उठाया और धीरे से चाय का घूंट लिया। ओल्ड मास्टर हेई ने तब आह भरी, वह सचमुच एक असामान्य मुलाकात थी। हेलियन वे ने अपनी सामान्य हल्की मुस्कान के साथ सहमति व्यक्त की। ची यान ने केवल एक ठंडी हंसी छोड़ी। जैसे ही वह उसे पिस्तौल वापस करने के लिए झुका, उसने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ साल हो गए हैं, तुम्हारे झूठ बोलने की क्षमता काफी बेहतर हो गई है। हेलियन वे ने उन लंबी सनकरी आंखों की ओर देखा जो उसे शांति से घूर रही थीं और हंसते हुए कहा, तुम भी पहले से ज्यादा सुंदर हो गए हो। ची यान अचानक रुक गया। जब उसने हेलियन वे की पतली गर्दन देखी तो उसकी चंचल नजरें गहरी और काली हो गईं। हेलियन वे को कोई अंदाजा नहीं था कि ची यान क्या सोच रहा है, और उसने अपनी बात जारी रखी, इस प्रकार की पिस्तौल जो हम वर्तमान में ले जा रहे हैं, वह एक बार में केवल एक ही गोली चला सकती है।
बाद में मैं किसी के हाथ तुम्हें एक ऐसी बंदूक का ब्लूप्रिंट नक्शा भेजूंगी जिसमें बर्स्ट फायर लगातार गोलीबारी मोड होगा। चूंकि उस प्रकार की बंदूक को डिजाइन करना और बनाना बहुत कठिन है, इसलिए हमें तब ओल्ड मास्टर हेई की मदद की आवश्यकता होगी। ये खबर सुनकर ओल्ड मास्टर हेई चौंक गए। एक बंदूक का निर्माण ही अपने आप में काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन वह बर्स्ट फायर मोड वाली बंदूक भी डिजाइन कर सकती थी। ये वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। वह उसे हे परिवार की एक ऐसी वंशज मानते थे जिसे वे कभी पसंद नहीं करते थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि 10 साल में नहीं, 100 साल में, 100 साल बाद भी जब लोग फिर से गुप्त सेना का जिक्र करेंगे तो ये हर किसी की यादों में ताज़ा रहेगा। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। ओल्ड मास्टर हेई ने खुद को शांत किया, उनकी उंगलियां ड्रैगन के सिर वाली लाठी पर कस गईं। वे परलोक में तुम्हारे दादाजी तुम्हारी इस उपलब्धि को देखकर बहुत गर्व महसूस करेंगे। चिंता मत करो, जब मुझे ब्लूप्रिंट मिलेगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। उसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक व्यापार के बारे में बात की। हेलियन वेई डीन के साथ अपनी मुलाकात के बारे में नहीं भूली थी, इसलिए उसे सूरज उगने से पहले वापस लौटना था। जब वह जाने वाली थी, ची यान ने अचानक उसके शर्ट के कॉलर पर अपना हाथ रखा और उसे थोड़ा ऊपर खींच लिया। हालांकि यह केवल एक स्पर्श था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही संदिग्ध और अजीब लग रही थीं, खासकर सबके सामने। हेलियन वेई ने अपनी पलकें झपकाईं। वह घर वापसी के दौरान ओल्ड मास्टर हेई से पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या दादाजी ची गुप्त रूप से मुझे पसंद करते हैं? खूं खूं। ओल्ड मास्टर हेई फिर से खांसने लगे। वह किसी बच्चे का आत्मविश्वास कम नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ बातें कहनी जरूरी थीं। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। वह केवल गोरी त्वचा वाले लोगों को पसंद करता है। हेलियन वेई ने उत्तर दिया, ओह अच्छा, फिर तो उसकी पसंद बहुत खराब है। ओल्ड मास्टर हेई अवाक रह गए। बातें करते करते वे दोनों हेई एस्टेट पहुंच गए। अहंकारी सेकंड मास्टर हेइस ने अभी अभी अपने कमरे से भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि जैसे ही उसने बाहर छलांग लगाई, वह सीधे ओल्ड मास्टर हेई के सामने उतरा, जो उसे गहरी और रहस्यमयी नजरों से घूर रहे थे। हेलियन वेई ने अपने अच्छे दोस्त को देखा जो पूरी तरह सदमे में था, और उसने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। हेइस बचपन से ही अनियंत्रित रहा था। वह बस हंसा, दादाजी आप मुझे अभी के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे हमेशा के लिए वहां नहीं रख सकते। मुझे लगातार शादी करने के लिए मजबूर करने के बजाय मुझे बाहर जाकर कुछ पैसे क्यों नहीं कमाने देते? वैसे भी ये चीजें मुझे वास्तव में जंजीरों में नहीं बांध सकती। उसके हाथों के एक झटके के साथ लोहे की जंजीरें खनखनाहट के साथ जमीन पर गिर गईं। हेस ने अपने लबादे की धूल झाड़ी, उसके चेहरे पर एक चुलबुला भाव था। ओल्ड मास्टर हेई ने उसे देखा और अपने माथे की मालिश की जैसे कि उन्हें सिरदर्द हो रहा हो। बहुत हुआ, पिछले कुछ दिनों से मैंने ठीक से आराम नहीं किया है। अपनी अकादमी वापस जाओ और वेई का ख्याल रखो। वेई हेस ने अपनी भौहें उठाईं। उसके दादाजी इतने मिलनसार कब से हो गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। ओल्ड मास्टर हेई ने बस अपना हाथ हिलाया, जाओ, अलविदा। हेलियन वेई ज्यादा देर नहीं रुकी, आखिरकार उसकी एक मुलाकात तय थी। चूंकि वे एक ही गाड़ी में बैठे थे, तेल का दिया जलने के बाद हेस ने निश्चित रूप से वह देख लिया जो दूसरों ने नहीं देखा था। उसने पूछा, तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? मेरी गर्दन? हेलियन वेई ने अपनी गर्दन छूने के लिए हाथ बढ़ाया और कांसे के शीशे में अपने प्रतिबिंब को तिरछी नजर से देखा। तुरंत ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे सैन्य शिविर में ची यान की थोड़ी ठंडी नजर याद आई। उसे अब एहसास हुआ कि यह सब महामहिम हिज हाइनेस के निशान छोड़ने का कसूर था। ये वास्तव में मच्छर के काटने जैसा नहीं लग रहा है, हेस ने अपनी आंखों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ टिप्पणी की। हालांकि वह थोड़ा चकित भी था। वह बहुत अच्छी तरह समझता था कि वर्तमान शाही दरबार का तीसरा राजकुमार किस तरह का व्यक्ति है। वह बाहरी और आंतरिक रूप से उदासीन और दूर रहने वाला व्यक्ति था। हालांकि वह शिष्ट था, लेकिन वास्तव में वह किसी के करीब नहीं आता था। उसके अपने सिद्धांत थे और वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन आप उसकी नाखुशी और उस दबाव को महसूस कर सकते थे जो वह अवचेतन रूप से आप पर डालता था। इसलिए अब तक 4 प्रभावशाली परिवारों के बुजुर्ग भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। जब वेई की शादी तीसरे राजकुमार से होने वाली थी, तो हेस चिंतित था कि वह उसकी प्यादा बन जाएगी, क्योंकि उसके पास किसी प्रभावशाली परिवार का समर्थन नहीं था। उसने माना था कि तीसरे राजकुमार ने सेवानिवृत्त सम्राट रिटायर्ड एम्परर के दबाव के कारण उससे शादी की थी।
हालांकि वेई वेई के प्रति तीसरे राजकुमार के व्यवहार ने हेस को दंग कर दिया। तीसरा राजकुमार स्वच्छता का बहुत पक्का गर्मफोब था और उसे किसी के भी साथ शारीरिक संपर्क से सख्त नफरत थी। इसलिए हेस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वह बेशर्मी से किसी दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर हिकी छोड़ देगा। ये बहुत ही निर्लजता भरा था, जैसे वह अपनी निजी संपत्ति के साथ व्यवहार करता हो। कुछ लोगों का दावा था कि तीसरे राजकुमार ने शादी की रात केवल वेई वेई की गरिमा बनाए रखने के लिए दुल्हन के कमरे में प्रवेश किया था। महामहिम ने दूसरों की राय पर विचार करना कब से सीख लिया। अधिकांश स्थितियों में वह बस अपने तरीके से काम करते थे। क्या तीसरे राजकुमार ने वास्तव में इसलिए कदम उठाया क्योंकि वह अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे? फिर हेस ने हेलियन वेई वेई को सहानुभूति के साथ देखा। तीसरे राजकुमार जैसे पुरुष द्वारा चुने जाने वाले प्यादे बनने से भी ज्यादा कष्टदायक ये था कि घर से निकलने से पहले ब्रांडेड निशान लगाया जाना होना पड़ता था। हेलियन वेई वेई ने हेस की आंखों में वह भाव देखा और तुरंत समझ गई कि उसने सब कुछ सही अंदाजा लगा लिया है। इसलिए उसने इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई। अपनी भौहें थोड़ी उठाकर उसने कहा, तुम्हारे अनुभव के आधार पर इस निशान को गायब होने में कितना समय लगेगा? वह अपनी गर्दन पर लव बाइट के साथ लगातार अकादमी में नहीं घूम सकती थी। उसने जितनी ताकत का इस्तेमाल किया है, उसे देखते हुए कम से कम 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही। हेस ने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। हेलियन वेई वेई ने उसे एक नजर देखा। लगता है मुझे ऊंचे कॉलर वाला लबादा खरीदना पड़ेगा। तीसरे राजकुमार को अपने साथ ले जाओ, उसे कुछ पैसे खर्च करने दो, हेस ने कहा, जिससे हेलियन वेई वेई काफी संतुष्ट थी। जल्द ही वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां उन्हें अलग होना था। अप्रत्याशित रूप से हेलियन वेई वेई जैसे ही गाड़ी से नीचे कूदी, उसने देखा कि युन बिलुओ और अन्य लोग भी उसी समय अकादमी वापस लौट रहे थे। युन बिलुओ ने भी उसे देखा, उसकी नजर आगे बढ़ती हुई गाड़ी पर टिक गई। अगर वह गलत नहीं थी तो वह हेई परिवार की गाड़ी होनी चाहिए थी। मैंने हमेशा सुना था कि मिस वेई वेई और युवा स्वामी हेई बहुत करीब है। आज मैं देख रही हूं कि वास्तव में ऐसा ही है, युन बिलुओ ने अपने चेहरे पर एक कोमल और सुंदर मुस्कान के साथ कहा। अन्य दोनों ने उसके शब्द सुने, उनके होठों के कोने एक मुस्कान में बदल गए। वे हेलियन वेई वेई की ओर मुड़े, उनकी नजरों में अनादर का स्पष्ट संकेत था। शायद वे हेलियन वेई वेई को किसी आवारा लड़की की तरह समझ रहे थे। हेलियन वेई वेई ने उन्हें जवाब देने की जहमत नहीं उठाए और जम्हाई लेते हुए आगे बढ़ती रही। एक प्रभावशाली परिवार द्वारा अनुशंसित एक युवा स्वामी ने उसकी पीठ पीछे उपहास किया। तुम्हें अपना काम करना चाहिए था, लेकिन कौन जाने तुम आधे रास्ते में ही गायब हो गई, जिससे हमें नीलामी में चारों ओर ढूंढना पड़ा। दूसरे व्यक्ति ने उसके कंधे पर थपकी दी। ये बातें कहने से तुम खुद ही और नाराज होगे। चिंता मत करो, बैटल स्पिरिट फोर्सेस अन्य जगहों की तरह नहीं है। इन चीजों की रिपोर्ट शीर्ष अधिकारियों को दी जाएगी और शिक्षक उसी के अनुसार निपटेंगे। मेरा मानना है कि वे जानते होंगे कि किसने कुछ किया है और किसने बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया है। अंत में जो पास होंगे वे निस्संदेह हम होंगे, न कि दूसरे। तुम सही कह रहे हो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए हेलियन वेई वेई को तिरस्कार भरी नजर से देखा। पहले जब वे हेलियन वेई वेई को नहीं ढूंढ पाए थे तो युन बिलुओ ने सोचा था कि वह जल्दी वापस आ गई होगी क्योंकि उसे कोई जानकारी मिल गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह भी अभी अभी अकादमी पहुंची है। ये सोचकर युन बिलुओ ने अपने कोमल और आकर्षक चेहरे पर एक शालीन मुस्कान के साथ उन दोनों की ओर धीरे से सिर हिलाया। सूरज उगने वाला है, चलो चले। ये कहते हुए उसने हेलियन वेई वेई की ओर देखा और कहा। वेई वेई मुख्य रूप से बाहरी काम पेरिफेरल वर्क की प्रभारी थी। हालांकि वह आधे रास्ते में चली गई थी, लेकिन उसने प्रयास तो किया था। हालांकि हमारे लिए जो जानकारी हमें मिली है उसे आपको बताना असुविधाजनक होगा। आशा है कि आप इसे समझ सकती हैं। युन बिलुओ के चेहरे पर मुस्कान की एक झलक थी, जैसे कोई परी कोमल पवित्र प्रकाश में तैर रही हो, साफ और बेदाग, इतनी कि कोई उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत न कर सके। हेलियन वेई वेई के होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसकी शांत नजर में कोई हलचल नहीं थी, उसकी आवाज स्थिर थी। बेशक मैं समझती हूँ। आप सभी ने मुझे बाहरी काम पर धकेलने के लिए जो कुछ भी संभव था वह किया, सिर्फ इसी के लिए। ये सुनकर दोनों युवा स्वामियों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। हालांकि युन बिलुओ ने अपने होंठ काट लिए, उसके चेहरे पर एक उदास भाव आ गया और उसने दबी हुई आवाज में कहा, क्या यह महामहिम हिज हाइनेस के कारण है कि वेई वेई को मेरे बारे में किसी तरह की गलतफहमी है? गलतफहमी? हेलियन वेई वेई मुस्कुराते हुए असहमत हुई। मुझे तुम्हारे बारे में क्या गलतफहमी होगी? और वैसे मिस युन, मुझे आपको याद दिलाना है, आप और मैं इतने करीब नहीं हैं।
आप मुझे थर्ड प्रिंसेस कंसोर्ट, तीसरी राजकुमारी कह सकती हैं। थर्ड प्रिंसेस कंसोर्ट, इन 3 शब्दों को सुनकर युन बिलुओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दर्द भरे भाव से हेलियन वेई वेई की ओर देखा। मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मिस वेई वेई को लगता है कि मैं एक सोशल क्लाइंबर, स्वार्थ के लिए ऊंचे लोगों से जुड़ने वाली हूं, तो ऐसा ही सही। हेलियन वेई वेई ने अपने कदम रोके और युन बिलुओ के चेहरे के भावों को घूरते हुए वह अचानक उसकी ओर झुक गई। हेलियन वेई वेई स्वाभाविक रूप से एक औसत महिला की तुलना में बहुत लंबी थी। उसकी लंबाई 170 सेमी थी, लंबी टांगें और एक आदर्श शरीर था। वह रानी के मजबूत स्वभाव के साथ आकर्षण से भरी हुई थी। विशेष रूप से जिस स्थिति में वह थी, अपना सिर युन बिलुओ की ओर झुकाते हुए, जो उससे एक सिर छोटी थी, उसने अपनी आवाज नीची की और एक प्रभावशाली आभा बिखेरी। युन बिलुओ, मैं बहुत स्पष्ट हूं कि तुम व्हाइट अकादमी क्यों आए हो। तुम नाटक करना बंद कर सकती हो। हे झूक ने मुझे क्यों दूर धकेला, इसका कारण कोई और नहीं जानता, लेकिन क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने उसे क्या लाभ दिया कि वह बेली जिया जुए के आदेशों के खिलाफ जाकर भी मुझे फंसाने में लग गई? शब्दों के निकलते ही युन बिलुओ का रंग थोड़ा बदल गया। उसने अनिश्चितता और अविश्वास के साथ हेलियन वेई वेई की आंखों में देखा और हकलाते हुए बोली, मिस वेई वेई, आप ये क्या कह रही हैं? क्या हे झू के साथ कुछ हुआ? युन बिलुओ के इनकार को सुनकर हेलियन वेई वेई धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस युन, एक चीज जो मैं वास्तव में आपकी सराहना करती हूँ, वह है आपका अद्भुत अभिनय कौशल। ये सुनकर युन बिलुओ का चेहरा काफी पीला पड़ गया। वह सहनशील और आहत भाव उसके प्राकृतिक सुंदर चेहरे पर साफ दिख रहा था। हेलियन वेई वेई के चेहरे से तुलना करने पर जो सांवला और उदासीन था, एक स्नो वाइट लग रही थी और दूसरी दुष्ट रानी, इविल क्वीन। सामने खड़े दोनों युवा स्वामी अंततः इसे और नहीं देख सके। मिस युन, आप उससे ये बातें क्यों कह रही हैं? उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए ये केवल उचित है कि उसे कोई जानकारी न मिले। युन बिलुओ ने बड़े प्रयास के साथ एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह किसी बड़ी शिकायत को दबा रही हो। फिर उसने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया और अपनी कोमल लेकिन दबी हुई आवाज में कहा, वह मैं ही थी जो सोशल क्लाइंबिंग कर रही थी। चलिए जल्दी करते हैं, डीन अभी भी हमारी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अन्य दोनों ने सिर हिलाया और हेलियन वेई वेई को ठंडी नजरों से देखा। उम्मीद है कि तब तक ऐसे लोग नहीं होंगे जो हार बर्दाश्त न कर सकें। हार बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हेलियन वेई वेई की उंगलियों ने उस इनामी चेक को छुआ जिसे डीन ने पहले उसे रखने के लिए मजबूर किया था। उसके होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा, हालांकि यह थोड़ा डरावना था। दूसरी ओर युआन मिंग बहुत खुश था। मुझे आश्चर्य है कि यह खबर सुनने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि तुम जीत गई हो। हेलियन वेई वेई मुस्कुराए और बिना एक शब्द कहे बेपरवाही से उनके पीछे पीछे चल दी। उसका हरा और सफेद लबादा लहरा रहा था। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा थी और उसके शरीर का आलस्य रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। जल्द ही युन बिलुओ और अन्य लोग भूमिगत महल अंडरग्राउंड पैलेस पहुंचे। तू सुफेंग हाथ में गर्म चाय का कप लिए डेस्क पर बैठे थे। सिर से पांव तक उनमें उनकी उम्र के व्यक्ति के लिए पूरी तरह उपयुक्त करिश्मा झलक रहा था, शिष्ट और सज्जन। बैठिए। हमेशा की तरह उन्होंने छात्रों के लिए चाय डलवाई। सबसे अंत में पहुंचने वाली हेलियन वेई वेई को देखकर वह मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी नजर युन बिलुओ और अन्य लोगों की ओर घुमाई। युन बिलुओ खड़ी हुई, उसकी आवाज न तेज थी न धीमी, और उसने सुचारू रूप से तू सुफेंग को नीलामी में पहले चर्चा किए गए परिणामों की जानकारी दी। तू सुफेंग ने चाय का एक घूंट लिया, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बस इतना ही? जी हाँ, युन बिलुओ धीरे से मुस्कुराए। तीसरे राजकुमार के हस्तक्षेप ने हमें अपनी जांच जारी रखने से रोक दिया, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मुरोग होंगटू एक वास्तविक समस्या है। तू सुफेंग ने डेस्क पर हाथ रखते हुए हामी भरी। आपने अभी उल्लेख किया था कि मुरोग होंगटू जिन लोगों से मिला वे सभी अमीर व्यापारी थे, तो उनसे मिलने का उसका उद्देश्य क्या था? युन बिलुओ रुकी, फिर कहा, इसके बारे में हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं, लेकिन चूंकि वह जिन सभी लोगों को ढूंढ रहा है वे अमीर हैं, तो ये भ्रष्टाचार से दूर नहीं होना चाहिए। सही कहा। अन्य दो लोगों ने हामी भरी, युन बिलुओ को प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए। आखिरकार यह मिस युन थी। वास्तव में उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। हालांकि तू सुफेंग ने केवल उदासीनता से युन बिलुओ को देखा और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। शुरुआत में युन बिलुओ को पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि तू सुफेंग काफी देर से एक शब्द भी नहीं बोले हैं, इसलिए उसे अजीब तरीके से पूछना पड़ा, डीन,